गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भैया नीट 2025 की तैयारी चालू हो गई है। हाँ, नीट 2025 की तैयारी अब चालू हो गई है बहुत अच्छे से। और मुझे लगता है कि सब लोग धीरे धीरे नीट 2025 की तरफ फोकस करते जाइए। जो लोग अब इस क्लास में बैठे हैं अभी इस टाइम पे, वो सब लोग नीट 2025 के लिए बैठे हैं। हाँ, चलो देखते अभी क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, आज ये चैप्टर मेरी तरफ से इस चैप्टर का जो एंड पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। जो है, मुझसे कोई पूछे ड्रॉपर बैच में, तो मुझे लगता है कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन के लिए ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर टू मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को एक बीच का पॉइंट रखता हूं और फिर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाता हूं। तो भैया आज हम लोग इस चैप्टर को ऑफिशियली एंड करेंगे। आप एनसीईआरटी कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहां भी पढ़ोगे और एनसीईआरटी में सॉल्यूशन में भी पढ़ोगे। सॉल्यूशन में ज्यादा डिटेल्स में, इसीलिए हम उसको उस चैप्टर में भी मान के चलेंगे। ओके, तो अब यार तुम्हारे लिए क्या ही चैप्टर अलग अलग, तुम्हारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ये 11th क्लास में अच्छा लगता है, 12th क्लास में अच्छा लगता है कि ये चैप्टर। अब तो तुम्हारे लिए बस ये होना चाहिए कि भैया सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। चाहे इधर से पूछ लो, चाहे उधर से पूछ लो, सॉल्यूशन से पूछो, चाहे मोल कॉन्सेप्ट से पूछो, चाहे स्टेट्स ऑफ मैटर से पूछो, आंसर से मतलब है, वो आंसर से मतलब रखा जाएगा। ओके, चलो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं अपने पास क्या क्या होता है। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ बातें कर चुके हैं, उनकी बातों को फिर से एक बार देख लीजिएगा। मेरी तरफ से अगर कोई पूछेगा तो मैं आपको स्टोइकोमेट्री फिनिश कर चुका हूं, लिमिटिंग रिएजेंट कराई जा चुकी है, लिमिटिंग रिएजेंट कराई जा चुकी है। एनसीईआरटी आज आप लोग ऑफिशियली खत्म कर सकते हैं, आज ऑफिशियली एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये बार बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट या फिर जो एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम अगले साल 2 क्वेश्चन लेके आएगा। वो 2 क्वेश्चन मिनिमम इन नीट 2025। अब आपके ऊपर है। मेरे से कोई बोल रहा था अभी कि हाँ रेडॉक्स क्यों नहीं कराया। रेडॉक्स नहीं कराने के पीछे का रीजन मुझे पता है, और मैं हर बार बोल रहा हूँ रेडॉक्स मुझे बाद में कराना है। रीजन की रेडॉक्स का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा है एज कंपेयर टू मोल कॉन्सेप्ट, तो मैं वहां करवाऊंगा। ठीक है, वो वहां करवाऊंगा। ये देख लो, मिनिमम 2 क्वेश्चंस हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो मोल और उसके एप्लीकेशन, मोल और उसके एप्लीकेशन के आपके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब फोकस कीजिएगा। मोल और एप्लीकेशन कि भैया इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, ये निकालो, वो निकालो। दूसरा स्टोइकोमेट्री, अगर कोई पूछे तो स्टोइकोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सब कुछ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अगर इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो ये 3 पार्ट ये होता है। चौथा पार्ट जो होता है, अगर मुझसे कोई बोले, चौथा पार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहां पर पढ़ो और सॉल्यूशन में पढ़ो, दोनों बराबर है हमारे लिए। तो इसको तो मैं नहीं, लेकिन हाँ अब आप इन तीनों पार्ट का ध्यान रखिएगा, पक्का हो जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत प्यारा सा, आज ऑफिशियली एंड करते हैं। एनसीईआरटी आप जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो। क्वेश्चंस की भाई प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, मैं बार बार कल भी बोल रहा था, मैं मतलब पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि बेटा इतने क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं क्लास में, डीपीपी में। आप मॉड्यूल करो और अच्छा होगा, पीवाईक्यूज करो और अच्छा होगा। जितनी चीजें आप कर सकते हो करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दूर से देखने पे तो यही लगता है ना कि विराट कोहली वाला शॉट मैं भी खेल सकता हूँ। अरे मतलब ये गाना तो मैं भी गा सकता हूँ। एक बार देख के तो, करके तो देखो, जब खुद से स्टार्ट करते हो ना तो पता चलता है, ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ किस किस चीज पे मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिएगा सब लोग। ओके, चलो। हाँ, ये देखो, मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पीडीएफ नहीं दूंगा, पूरा ये वाला पीडीएफ दे दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सब लोगों ने लिमिटिंग रीजन कर लिया है, तो भैया 50 सेकंड 60 सेकंड में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट आ जाइए, इन क्वेश्चंस को खत्म कीजिए जल्दी से जल्दी इस रिएक्शन को। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, भैया इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड निपटा दीजिए, विद इन सेकंड निपटाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा टाइम है इसके लिए। जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए। 10 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है 64 ग्राम ऑक्सीजन से, बताओगे? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताओ यार, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी निकालो। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कितना आ जाएगा?
सर यहां पर देख लो, ये 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 32 ग्राम। यहां पर 10 ग्राम दिया हुआ है और ये कितना दिया है, 64 ग्राम। कल हमने शायद लिमिटिंग रिएजेंट किया हुआ है, इसको डबल किया, इसका डबल हो रहा है, उससे ज्यादा ही है। लिमिटिंग रिएजेंट आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा इसके कितने मोल्स बनेंगे। सर 32 ग्राम से 2 मोल, 64 ग्राम से कितना बनेगा, सर 4 मोल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको शायद ये सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड कर सकते हो। भैया देख लो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चल रहा है। सर ये देखो 32 का 64 किया, डबल किया, इसका मास डबल कर दो, उससे ज्यादा ही मास है ना, तो ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है। कितना अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रहेगा, कितना अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रहेगा, सर 10 में से 8 कम कर दो, 2 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा। अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 ग्राम। आंसर कितना आ जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन इतना फास्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ, रिएक्शन देख लो, चेक कर लो बैलेंस्ड है या नहीं है। स्टोइकोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे की जाती है, स्टोइकोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे की जाती है। ध्यान से देख लीजिएगा क्या होगा। यहां पर मोल्स का कॉन्सेप्ट है, तो मोल्स के कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स में कल की क्लास नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी बेसिक्स चलेंगे। और आज से भी कोई चाहे तो फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। फ्रेश स्टार्ट मतलब मोल्स निकालने बस आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से वो चाहे तो सॉल्यूशंस का स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट देखोगे तो इसके लिए डिवाइड बाई 1 कर दो और इसको डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 6 कर दोगे। इसको डिवाइड बाई 6 कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। मतलब ऑब्वियस है लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सर ये क्या बन रहा है, 6 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो 0.87 मोल से कितने बनेंगे, निकाल लो भैया। 0.87 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ये कितना हो गया, 0.29। कितना आ जाएगा, 0.29। अरे यार दिया ही नहीं, अब तो बता दिया जल्दी। 0.29 कितना आ जाएगा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो इस तरह के क्वेश्चंस आप विद इन सेकंड कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो भाई प्रैक्टिस करो। मोल्स वाले में तो शॉर्टकट लगा ही देना है, मोल्स वाले में तो शॉर्टकट लगा ही सकते हैं ना। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो और फिर उसको डिवाइड करके निकाल लो, अपने पास हो जाएगा। सर श्योर हो, क्या आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, 98% जनता। चलिए फिर से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, सी और डी का, सी और डी का, अरे यार अच्छा रिएक्शन दी हुई है, सी और डी के मोल्स बताइए, सी और डी के मोल्स बताइए। सर फिर से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, 5/3, 5/3 करोगे यहीं पर निकाल दो, 1.67 हो गया। 7/5, 7/5 1.4 हो गया। कितना आ जाएगा, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी विल डिसाइड, बी विल डिसाइड। तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बी। अब यहां से डिसाइड कर दो, इसके 5 मोल से इसके कितने बन रहे हैं, 7, इसके कितने बन रहे हैं, 9 मोल बन रहे हैं। तो सर इसके कितने, 7 मोल से इसके कितने बनेंगे, सर इसके मोल्स बताने हैं और इसके मोल्स बताने हैं। अगर आपने क्लास को फॉलो किया है तो सी के मोल्स कितने बनेंगे, 7 इंटू 7/5, 49/5, 9 कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। सर सी के मोल्स कितने आ जाएंगे, 9.8। आंसर आ गया मेरा। सी और डी का निकाल दो, सी और डी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, सर 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, 9 7 जा 63 डिवाइड बाई 5, 12.6 मोल्स आ जाएंगे। निकाल सकते हो, यही होगा भाई। देख ले अब तेरे पास यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। अब यही सब क्वेश्चंस आपको लेके जाएंगे ना यार, एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चंस आएंगे। बिना
यहाँ पर बिना बहुत बड़ा थ्योरी लिखे के, जैसे ना कुछ लोग हैं कि सर नोट्स लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा, नोट्स कैसे लिखें। भाई मैं अपनी क्लास में डे 1 पे बोलता हूँ, आज फिर से दोबारा बोलता हूँ क्योंकि कल से फिर से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। हर दिन आप क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोई भी नीट के एग्जाम में कोई तुमसे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं मांगेगा, कोई तुमसे तुम्हारे फॉर्मूला शीट, समरी लेक्चर सब कुछ दे दिया जाएगा। फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, समरी लेक्चर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस करने वाला नहीं मिलेगा आपको। ये क्लास में करो, घर पे करो, क्योंकि ये सब चीजें ना मिलती नहीं है मार्केट में। वो क्या होगा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, लिमिटिंग रीजन हो गया, अच्छी बात है। इसमें कैलकुलेशन करना, चलो इसका रिएक्शन भी खुद से सोचो, रिएक्शन भी खुद से सोचो, इस रिएक्शन को खुद से सोचो, कैलकुलेशन भी करो, टाइम भले ज्यादा ले लो लेकिन कैलकुलेशन करो खुद से। लेड का मास जो होता है, लेड का मास जो होता है वो 207 होता है, 207 ग्राम, मोलर मास 207 ग्राम। क्लोरीन का मास कितना, 35.5 ग्राम। हाइड्रोजन का सबको पता ही होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। क्वेश्चन करो जल्दी, कितना होगा, कैसे होगा। क्या होगा, समरी शीट मिल जाएगी, कल मिल जाएगा, टेंशन मत लो, आज रात को या कभी मिल जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, पता चल जाएगा, जब डल जाएगा तो हम बता देंगे आपको। आज शाम को देखते हैं, अगर शेड्यूल हो जाएगा तो आज शाम को कर देंगे। इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे, तो PbO प्लस HCl2, इसको 2 टाइम्स कर दो, PbCl2। कैसे पता चल रहा है, देखो लेड 2 क्लोराइड, मतलब लेड पे +2 क्लोरीन माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। सर रिएक्शन हो गया क्या, इसका मास कितना हो गया, 207 + 16, 207 + 16 कितना आ जाएगा, 223 ग्राम होगा। सर इसका मास 36.5 इंटू 73 ग्राम होगा क्या। सर देखिएगा इसका मास कितना दिया है, 6.5 ग्राम, इसका मास कितना दिया है, 3.2 ग्राम। ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये क्या है, मेरा गिवन है। चलिए बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन सा नहीं होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन सा नहीं होगा। PbCl2 के मोल्स निकालने हैं, इसका 1 मोल बन रहा है, इसके मोल्स बताने, कैसे निकालेंगे, याद करो शॉर्टकट। इसके लिए मास ऑफ HCl कौन निकाल सकता है, ऐसे याद है, अब 2 लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मास ऑफ HCl इसके लिए कैसे निकालोगे, 6.5 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 223, कितना आ जाएगा, ये 1/3 होगा, 1/3 2.5 आ जाएगा। मुझे लगता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर भी मैं उल्टा करके भी देख लूंगा। मास ऑफ लेड ऑक्साइड ये निकाल के देख लो, ये कितना रिक्वायर्ड होगा, ये कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 3.2 इंटू 223 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 73। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, 3 से ज्यादा। तो मतलब कौन सा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत भी नहीं। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, लेड ऑक्साइड। ये डिसाइड करेगा 1 मोल से 1 मोल, तो सर 6.5 ग्राम से कितना बनने वाला है, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 कितना आ जाएगा, 6.5 इंटू 1/223, कितना होगा यार, बहुत कम हो जाएगा, 1/3 के आसपास, 1/4 के ये आ जाएगा। 0 पॉइंट, मुझे लगता है 0.03 तो नहीं आएगा, 1.03 तो नहीं आएगा, 1/10 ये नहीं होगा, यही लग रहा है यार। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार कैलकुलेट करके देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करके देख लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो यार। अब दिन भर में 50 कैलकुलेशन करनी है, हर एक जगह आप सेम एफिशिएंसी साथ नहीं कर सकते। आप राउंड ऑफ करके, अरे राउंड ऑफ करके काम चला सकते हो भाई। कितने बोला कैसे निकाला, अरे भाई एक बात बता, इसके लिए मास ऑफ HCl निकालना है तो क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। इसके लिए निकालना है 6.5 इंटू 73 डिवाइड बाई 223, ये 73, 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21 होता है, 1/3 हो गया, 1/3 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए कितना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग HCl चाहिए, उतना दिया है, हाँ पॉसिबल है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, PbO हो गया। एग्जाम हॉल में इतना ही फास्ट करना होगा। एक बोल रहा सर आते ही पढ़ाना चालू कर दिया, अच्छा ओके, प्रसाद खिलाना था पहले, मोटिवेशन चाहिए रोज दिन, हाँ मोटिवेशन चाहिए सर को,
रोज दिन, अरे भैया मोटिवेशन रोज दिन मिलने से ना, मोटिवेशन से दुकान नहीं चलती, सिलेक्शन भी नहीं होता। मोटिवेशन कुछ दिन काम करता है, डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मोटिवेशन से बस कुछ दिन तक जोश जोश में पढ़िएगा, बाकी उसके बाद फिर से यही सोचिएगा कैसे जिंदगी आगे निकाल ले। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर ए आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट दिया है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। प्रोडक्ट दिया है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, कैसे होगा? टाइम लगता है, टाइम लगता है तो टाइम लगने दो भाई, शुरुआत में ही टाइम लगने दो ना यार। सॉल्यूशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन आज, कंसंट्रेशन टर्म जहां फिनिश करेंगे वहीं से कल स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। भाई यहाँ पर लाइक लेने के लिए नहीं आए हम लोग ना, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। हाँ, मेरे से कोई पूछेगा सॉल्यूशंस में ये सारी चीजें, मतलब स्टोइकोमेट्री को अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे, उतना यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जो लोग नहीं जानते भाई, यहाँ पर केबीडी काफी ज्यादा चलेगा, कौन बनेगा डॉक्टर हमेशा चलेगा। ये चैप्टर वाली आज स्टोइकोमेट्री, ये सब चीजें एंड हो जाएंगी, लेकिन कल से जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैं फिर से स्टोइकोमेट्री पूछूंगा, मैं पूछता रहूंगा तब तक जब तक तुम्हें आ ना जाए। मैं एक दिन के लिए नहीं पढ़ा रहा ना कि हर एक दिन फिर से स्टार्ट किया जा सकता, नहीं भाई, साइंस है यहाँ, हर एक चीज ना पीछे से रिलेट होती है। अगर आपने गलती करी है, आप बैच में लेट आए हैं, ठीक है, या तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। मैं तो आपको नोट्स लिखने के लिए कभी नहीं बोलता, मैं तो बोलता ही नहीं नोट्स लिखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने फोकस करो कि हाँ सर मुझे कितना फास्ट कर सकता हो, और मैं खुद चाहता हूं कि आप फास्ट फास्ट करोगे। ये देखो 44 ग्राम है, देखो टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। 44 ग्राम के लिए कितना होता है? 100 ग्राम। 0.88 ग्राम ये लिखना सिखाया था सर। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 0.88 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 44। सर ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये रहा सर, ये रहा सर, ये कितना आ गया? 2 ग्राम आ गया सर। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इतना आया। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट का प्योर रिएक्टेंट निकाल दिया। परसेंटेज प्योरिटी चलो मैं लिख भी देता हूं, लेकिन आपको पता है इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? सर ये कितना हो जाएगा? 50% प्योर होगा। कितना परसेंट प्योर होगा? 50% प्योर होगा। 50% इज द करेक्ट आंसर। 44 ग्राम के लिए 100 ग्राम, तो 0.88 ग्राम CO2 के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा? 2 ग्राम चाहिए होगा, 2 ग्राम चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस में से देख लीजिए कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। PbCl2 के ही मोल्स निकाले हैं हम लोगों ने, PbCl2 के ही मोल्स निकाले हैं। 6.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 223। PbCl2 का मोल इतना ही आएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना। लेड का मास अपने पास कितना होता है? पीबी का 207 ही होता है ना, 80 207 ही होता है। ठीक है, हो जाएगा, ये देख लो। जो लोग पुराने साल का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है बेटा, आप नहीं, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इस साल क्वेश्चंस और ज्यादा होंगे, इस साल थोड़ी सी चीजें अलग तरीके से होंगी। हाँ, क्योंकि इस बार का टारगेट 700 पार वाला है। इतनी जल्दी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके ट्राई करो, स्पीड मैच करने की कोशिश करो। 10 दिन में नहीं होगा इतना मुझे पता है, 13वां दिन है, 13th डे है। ठीक है, 13 डे पे आप मैच नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना पता है कि 20 दिन बाद जरूर स्पीड आ जाएगी। आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि टीचर क्या चाहता है, सारे बच्चों से क्या चाहता है। मेरे से कोई पूछेगा, मैंने ये भी लिखना एग्जाम हॉल में, जैसे यहाँ निकाला ना, एग्जाम हॉल में कौन सा बच्चा है जो ये करेगा? भाई मैं नहीं चाहता कोई नीट के एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेशन कर रहा है। दिख रहा है 4 ग्राम सैंपल है, उसमें से 2 ग्राम प्योर है, सीधा सीधा 50% प्योरिटी आ गई, निकाल दो। हाँ, कैलकुलेशन जहां है वहां रियलिटी में कैलकुलेशन है। अब आज जाइएगा आप एनसीईआरटी, आज मैं बताऊंगा कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं, करिएगा।
ठीक है ना। एनसीईआरटी अटेम्प्ट कीजिएगा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करने, सारी चीजें। मैं आज मतलब अपना टाइम, मैं कंसंट्रेशन टर्म भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं अपना टाइम इधर दे रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जरूरत है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपके काम आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। डन, स्टार्ट करें। ये देखो, यहां पर देखो, कल हम लोगों ने यहां पर छोड़ा था, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस की बात करी थी कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस क्या होती है। मैंने आपको बताया भी था कि भैया ये वाले कुछ यहां तक याद कर लो, 12 तक कम से कम, पीको फेम्टो तक याद हो जाए बहुत बढ़िया, इसके ऊपर ज्यादा जरूरत होगी नहीं। पीको मतलब पता होना चाहिए। नैनो का मतलब ये नहीं कि टाटा की नैनो गाड़ी दिमाग में आ रही है। नैनो का मतलब अपने को, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, पीको का मतलब 10 की पावर -12, फेम्टो का मतलब 10 की पावर -10। ये सब चीजें बेसिक याद रहे। माइक्रो कहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ना अब देखोगे कल किसी ने डीबीपी किया हो, वहां माइक्रो, नैनो, ये सब वर्ड यूज किए गए होंगे। ये प्रीफिक्स हैं, जैसे मोल प्रीफिक्स था ना, वैसे ही ये प्रीफिक्स है। किसी के आगे आते हैं उतनी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये एनसीईआरटी का डेटा है। डेका किसको बोलते हैं, ये डेका किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें ध्यान सुनिएगा। कल एसआई यूनिट्स भी करे थे, कल एसआई यूनिट्स भी करे थे। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस में हेक्टो किसको बोलते हैं, किलो किसको बोलते हैं, मेगा किसको बोलते हैं, याद करो। किलो बाइट सुना होगा, केबीपीएस सुना होगा, मेगाबाइट सुना होगा कि सर की इंटरनेट की स्पीड कितनी है, 100 एमबीपीएस है। आज के टाइम पे गीगाबाइट सुना होगा, गीगाबाइट्स में आ रही है स्पीड। कुछ दिन बाद टेराबाइट्स में जाओगे, टेराबाइट सुनोगे। पेटाबाइट्स, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स में चल रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, जिसके आगे लग जाते हैं उसकी वैल्यू को ना उस टाइप से चेंज कर देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कहीं पर कि टेराबाइट्स, तो टेराबाइट्स मतलब बाइट्स के कितना, 10 की पावर 12। कहीं आपने पढ़ा होगा ना 100 एमबीपीएस, आपने ऐसा ये इंटरनेट स्पीड तो देखी होगी, 100 एमबीपीएस लिखा होगा। ये एम मतलब क्या हो गया सर, 100 इंटू 10 की पावर 6 बाइट्स पर सेकंड। इंटरनेट अपने पास बाइट्स पर सेकंड पे चल रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना अपने पास, जब तुमसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आज यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा उस टाइम पे याद रखना, ये साइड में अपने पास या एनसीईआरटी कहीं भी पिक्चर अपने को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये बार बार यूज किया जाएगा। पक्का हो जाएगा। अगर मैं कहीं लिखता हूं तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या देख लो अब फिर से एक बात। 10 की पावर -1 क्या बोलते हैं, डेसी। 10 की पावर -3 क्या, -2 बोल देते, -2 को क्या बोलेंगे, सेंटी। सर 10 की पावर -3 क्या बोल देते हैं, मिली। दोबारा लिख लो भाई, लेकिन याद होना चाहिए। 10 की पावर -6 क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10 की पावर -9 क्या बोलते हैं, नैनो। और 10 की पावर -12 क्या बोल दिया जाता है, पीको। और 10 की पावर -15 को क्या बोल दिया जाता है, फेम्टो। ये हम लोग बेसिक माइनस नेगेटिव वाले को याद करें तो ऐसा बोला जाता है। ध्यान सुनना, 10 को क्या बोलते हैं, डेका। 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टा, मतलब हेक्टो बोल दो। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं अपने पास, मेगा। और 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, गीगा। 10 की पावर 12 को क्या बोलते हैं, टेरा। और 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, पेटा। अब याद रखिएगा ये छोटा सा, बस इतना कम से कम याद रखिएगा ताकि आपका काम हो जाए, ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि अब आपको दिक्कत आने वाली है। जैसे मैं कहीं पर ऐसा लिख दूंगा, ध्यान सुनना, कहीं पर आपको ऐसा लिख दिया जाए 200 मिलीमीटर, तो मिली एम मतलब, स्मॉल एम मतलब मिली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिली, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। तो इसका मतलब आपको पता है कि मिली का मतलब क्या हो जाता है, इतना हो जाता है। अगर मैं लिख देता हूं 400 नैनोमीटर, तो नैनो मतलब क्या होगा, ये नैनो, एन फॉर नैनो, याद रखिएगा सिंबल, और एम फॉर मीटर, नैनोमीटर। ये देख लो 400 इंटू 10 की पावर - नैनोमीटर। अगर मैं कहीं लिखता हूं 100 टेराबाइट पर सेकेंड, ऐसे लिख दिया जाए, टीबीपीएस, तो टेरा मतलब 100 इंटू 10 की पावर 12 बीपीएस, स्मॉल लिख देता हूं, बाइट्स पर सेकेंड। ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर आपको याद नहीं रहेगा ना, तो अभी आपको कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत। और एनसीईआरटी में ये कन्वर्जन है, एक्साइज में भी है, अंदर भी है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, कभी भी पूछा जा सकता है।
पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ये वाले इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या होता है, इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ रही है, इसका रीजन बताऊंगा अभी आपको। एक चीज और, एक लेंथ का एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं, ये लेंथ का यूनिट होता है, 10 की पावर -10 मीटर्स बोल देते हैं, या फिर इसको 10 की पावर -8 सेंटीमीटर बोल दिया जाता है। ये भी आपको यूज करने को मिलेगा, इस चैप्टर में मिल जाए, किसी और चैप्टर में मिल जाए। ये लेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, पक्का हो जाएगा। अब देखो छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी में, इसको मैच करके दिखाओ यार, मैच कर लोगे क्या? इसको मैच कर लोगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी को भरोसा ना हो सकता है अगले साल इसी को ऑप्शन बना बना के दे दिया जाए, ABCDE मैच कर लो अपने पास, इसको देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, मैच करके देख लो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको लगता हो सर ने क्यों कराया? इसके पीछे का रीजन ये है कि एनसीईआरटी में कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी दिन पूछा जा सकता है। क्या हो जाएगा? एक आंसर क्या मैच करेगा, एक आंसर क्या होगा? माइक्रो मतलब क्या हो गया सर, क्या हो जाएगा? माइक्रो मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेगा मतलब कैपिटल M से, गीगा मतलब कैपिटल G से, फेम्टो मतलब स्मॉल f से, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। डेका का मतलब क्या हो गया? 5। सी का मतलब, मेगा का मतलब क्या हो गया सर? 10 की पावर 6। डी का मतलब, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, तो ये कितना हो गया? 2। और ई का मतलब क्या हो जाएगा? 4। ये मेरा करेक्ट होगा, मैच द कॉलम, ये मेरा करेक्ट होगा। ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2, ई का 4, ये मैच द कॉलम कर सकते। ये एनसीईआरटी में दिया है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बेसिक्स आता है, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि इन्हीं बेसिक्स के ऊपर वो मजे ले सकता है। अब इस क्वेश्चन को दे देगा तो हो सकता है 9 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद जब एग्जाम होगा उस टाइम पे छोटी छोटी बातें आप भूल जाओ। तो याद रखिएगा कैसे करते हैं, पक्का हो जाएगा। आ जाइए अगली चीज देखिएगा। अगली चीज जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो वहां पर 2 चीजें मिलती हैं। ये एनसीईआरटी में एक चीज मिलेगी, थ्योरेटिकल चीज है, बहुत बेसिक्स है, मैं बता देता हूं, लेकिन इसके बाद वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरेटिकल चीज? कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? सर अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यार तुम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, तुम अपनी छोड़ो, चलो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए तुम्हारे पास सिंपल सा, तुम देख के बता सकते हो। तुम्हें मेरे से बात करने की मतलब, तुम मेरा फोटो देख के, किसी का भी फोटो देख के बता सकते हो कि यार इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, ये आदमी मोटा है, मतलब पतला है, दुबला है, आंख सही नहीं है, कान सही नहीं है, बाल नहीं है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, देख के बता सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए सामने वाले से कोई भी उसके अंदर कोई कंपोजिशन में चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं। तो अगर आप जैसे ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होता है, जैसे पूछा जाएगा वाटर का बताओ, इथेनॉल का बताओ, मिथेनॉल का बताओ, तो वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो प्रॉपर्टीज होती हैं, दोस्त प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी की लाइंस हैं, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी आपके पास है उसी पे कर लीजिएगा। दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा ये डेफिनेशन क्यों लिखा गया सर? इस डेफिनेशन का सिर्फ एक ही मीनिंग है, कुछ नहीं। आपको बस याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख के बता सकते हो, ऑब्जर्व करके बता सकते हो, उसके लिए सामने वाले की आइडेंटिटी, उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं करना है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं कराना। जैसे फॉर एग्जांपल कलर, ऑर्डर, ये सब चीजें बता सकते हो। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज बताना चाहते हो तो यहां पर केमिकल चेंज करना पड़ता है, और केमिकल चेंज जो होगा ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ देखने और टच करने से पता नहीं चलेंगी कि भैया सामने वाला कैसा है। अब जैसे मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है तो ऑब्वियसली क्लास में बैठना पड़ेगा, 2-4 बार डांट सुननी पड़ेगी, पढ़ने का स्टाइल अलग है, पढ़ाने का स्टाइल अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में समझ में आती है कि अच्छा ये टीचर, अच्छा ये सच में ऐसा कर रहा था, ये टाइम बचाने की कोशिश कर रहा, कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है, ठीक है, लेकिन उतना लेट हो चुका होता है कि अबे यार ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अरे भाई देख के, अब कैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं शुरुआत में स्लो होते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, शुरुआत में भी मतलब कुछ लोगों के कहीं कहीं से नंबर या इंस्टा मैसेज करते रहते, ठीक है, तो उनसे पता चलता है कि शुरुआत में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि वही बच्चे ना 2 महीने बाद फिर वो आ जाते हैं उस मोड पे कि हाँ सर अब चल रहा है, मतलब अब क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब ऐसा हालत है कि जेई मेंस कब लेके कहीं से भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं,
होता क्या है, शुरुआत में कोई भी चेंज होता है ना तो दर्दनाक होता है, थोड़ा डर लगता है। चेंज जो होता है हर एक आदमी रेजिस्ट करता है। मेरे से कोई पूछेगा, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि यार सामने वाले को डे वन से ना स्पीड में चलना चाहिए। स्पीड का मतलब डे वन से स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहिए। गलत कर रहा है तो गलत का गलत पता होना चाहिए, सही कर रहा है तो सही कैसे हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। तो वही केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टाइम के साथ पता चलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस के साथ पता चलती है, ठीक है। ये रिएक्शंस के साथ या कोई केमिकल कंपोजिशन करेगा तो पता चलेगा, दूर से देख के तो पता चल ही जाता है। हाँ, जैसे एसिडिटी, बेसिडिटी, पीएच, ये सब चीजें जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कभी तुमसे ना ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो एनसीईआरटी पूछना चाहे, या बोल सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, फर्स्ट चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये सब चीजें पूछ सकता है। हो जाएगा सर, श्योर हो, डन। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से डर नहीं लगता साहब, इसकी मेजरमेंट से लगता है। यहां पर जो मेजरमेंट किया जाता है ना, वो मेजरमेंट बड़ा खतरनाक चीज है। यहीं पर एक वर्ड यूज होता है साइंटिफिक नोटेशन, ध्यान सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब भी यूज करते हैं तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स आपको ही पता है, आज के टाइम पे एसआई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं और सीजीएस यूनिट होता है। बाकी और भी यूनिट्स होते हैं, मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं। आपको पता है अगर आप यूनिट बढ़ाओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हम लोग बार बार वर्ड यूज करते हैं, ये आप फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन में पढ़ते भी हो कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे 1 मीटर है, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यूनिट मीटर है, लेकिन सर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, यूनिट कम कर दिया, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। फिजिक्स में ये सारी चीजें आपको दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन हाँ मेरा काम है आपको बता देना ये क्या है, यूनिट्स हैं। आपने यूनिट्स को चेंज किया, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो गई, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। आपने यूनिट को चेंज करा, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यूनिट को डिक्रीज करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम करोगे यूनिट्स बढ़ जाएंगी। श्योर हो, पक्का। ये ध्यान सुनना। अब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन आता है, तो यहां पर एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में भी हम लोग एक चीज का यूज करेंगे, ध्यान सुनिएगा। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस आएंगे। आपको ही पता है पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर इतने एटम्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम बार बार, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यार ये कैलकुलेशन को बार बार लिख लिख के करो, 2 लाख इंटू, अब ये कैलकुलेशन तुम करने जाओगे, तुम्हें ही पता है अगले स्टेप में कोई ना कोई जीरो मिस हो जाएगा, अगले स्टेप में कोई ना कोई जीरो मिस हो जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को शॉर्ट में करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है साइंटिफिक नोटेशन में, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। क्योंकि मैं इस कैलकुलेशन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर तो दूंगा कि अरे सर 26, लेकिन एक जीरो ऊपर नीचे हो गया सर, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैं साइंटिफिक नोटेशन, ध्यान सुनना, साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे यूज करूंगा और कैसे क्यों यूज करूंगा, ध्यान सुनना, ध्यान से क्या होता है, ध्यान सुनना। ये देखो, अगर मुझे ये दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। किसी भी नंबर को 10 की पावर्स में लेके जाइए, वेयर n की जो वैल्यू है, 1.00 टू 9.99 तक लेके चले जाइए। n की वैल्यू क्या होगी, यहां तक चलेगी। ध्यान से देखिएगा, कोई भी नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को आप n से, मतलब 1 to 9.99 के बीच में कर दीजिए और उसी को 10 की पावर x में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कभी भी याद रखना, जैसे अगर n ये बड़ा करोगे, ये इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, सर पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। n की वैल्यू बढ़ाओगे, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। n की वैल्यू कम करोगे, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। देखना एक बार ध्यान से, एक बार देखो, पहले तो ऐसे नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखते हैं। ये एक कंप्लीट नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है, ध्यान सुनना, ये एक कंप्लीट नंबर है, कोई डेसिमल नहीं दिया है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ध्यान सुनना एक बार।
सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा, जब कुछ नहीं लिखा होता ना बेटा तो इसके आगे क्या लिखा होता है, 10 की पावर 0 लिख सकता हूं, किसी की पावर 0 मतलब 1 लिख सकता हूं ना। ध्यान से देखिएगा क्या करने वाला हूं, इसकी डेसिमल में देखो ये 1 2 3 4 5, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, इस तरह से लिख दूं। और देखना सर ये क्या किया मैंने, डेसिमल लास्ट में होगा किसी नंबर के, उसको मैंने कितना आगे कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी कम कर दी, इसकी वैल्यू मैंने 10 की पावर 5 टाइम्स क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं 2.34, मैंने डेसिमल लास्ट में इमेजिन कर लिया, किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल तो मान ही सकते। ये डेसिमल कहां आ जाएगा, यहां पर, क्योंकि मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना था, एन के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, 1 से लेकर 9.99 हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, अगर मुझसे किसने बोल दिया ये लिखा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो अब हर एक बार 10 की पावर 0 नहीं लेके जाऊंगा, खुद से समझ जाओ। 1 2 3 4 5 6, मुझे क्या करना है, इसको 3.2 में, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में कन्वर्ट करना है। और 10 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट आगे कर रहा हूं, तो 10 की पावर क्या करूंगा, 6 करूंगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 करूंगा, पक्का हो जाएगा। ये देखना एक नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 0.00345, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, ध्यान से देखिएगा। ये नंबर अपने आप में बहुत छोटा है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं। मतलब डेसिमल जब लेफ्ट मूव करता है ना तो पावर बढ़ती है, और डेसिमल जब राइट मूव करेगा ना, डेसिमल राइट मूव करेगा, पावर डिक्रीज हो जाएगी। किसी को लगता हो तो ये नोट करके लिख सकते हो। अगर डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, अगर डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा तो भैया पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, इंक्रीज, पावर क्या होगा, इंक्रीज। और अगर डेसिमल राइट मूव करता है, डेसिमल राइट मूव करता है, अगर डेसिमल अपने राइट मूव करेगा तो उस केस में पावर को क्या लिख दोगे, पावर होगा आपका डिक्रीज, पावर होगा डिक्रीज। ये आप चाहो तो साइड में ऐड कर सकते हो। इसको जैसे मैंने राइट मूव कराया है, कितना राइट मूव करूंगा, 1 2 3 4, तो इसको 10 की पावर कितना लिख दूंगा, -4। 10 की पावर क्या लिख दूंगा, -4। देख लो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसको मैं लिखना चाहूं तो 2.356 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूं। तो डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंटेशन, कोई नंबर दिया है, कोई अगर नंबर दिया है, कोई अगर नंबर दिया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा। कोई नंबर दिया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन 10 की पावर में ऐसे किया जाता है। किसी नंबर को पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख लो। कैसे, डेसिमल देख लो, यहां डेसिमल यहां था, डेसिमल को लेफ्ट मूव कराया, पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेसिमल यहां था, पावर कहां हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन डेसिमल अगर राइट मूव कर गया, पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दूसरा, दूसरा ध्यान सुनना, दूसरा, ऑलरेडी कोई नंबर है, ध्यान सुनिएगा, ऑलरेडी कोई नंबर है, ऑलरेडी कोई नंबर है, और इसको अब मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, ध्यान सुनना, अब इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, इस नंबर को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अब यहां से अलग कहानी चालू हो जाएगी। एक तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन लिखना, दूसरा बेसिक मैथ्स में सीखिएगा। इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। कितना डिक्रीज कर रहा हूं, कितना डिक्रीज कर रहा हूं सर, 10 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या करूंगा, 10 टाइम्स बढ़ा दूंगा। क्या अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखना चाहूं, लिख सकता हूं, ऐसे लिखना चाहूंगा, लिख सकता हूं, हो जाएगा। ऐसे लिखना चाहूं, लिख सकता हूं। कैसे सर, मैंने क्या किया, इस देख लो, डेसिमल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट, मतलब इसकी वैल्यू 10 टाइम्स डिक्रीज कर दी, डिक्रीज करी, पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देख लो, डेसिमल लेफ्ट मूव करता है, पावर इंक्रीज करता है, जितने से ये डिक्रीज करेगा उतने से पावर इंक्रीज कर जाएगा। जैसे सबसे बेसिक सा नंबर आपके पास जो ये नंबर खूब आ रहा है, 10 की पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर था। कोई बोले नहीं सर मुझे तो इसको 10 की पावर 22 में लिखना है, कैसे लिखोगे, 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 में लिखना है, कैसे लिखोगे, 10 की पावर 22 कैसे लिखोगे, क्या होगा, क्या लिखोगे सर, क्या हो जाएगा, इसकी पावर डिक्रीज कर रहे हो तो सर ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसकी पावर 10 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिया हो, ये आपको यूज कहां आएगा ये पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
चलिए इसको लिख के दिखाइए। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर कितनी हो जाएगी? पावर आप डिक्रीज करोगे, पावर डिक्रीज करोगे तो ये वैल्यू 10 से डिक्रीज कर रहे हो, ये वैल्यू 10 से इंक्रीज हो गई। यहां देखो इसकी वैल्यू 10 से बढ़ा रहे हो, 10 टाइम्स कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 10 टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो सर इसकी पावर क्या हो जाएगी? 10 टाइम्स कम हो जाएगी, 10 की पावर -4 हो जाएगी। कहीं भी आप कैलकुलेशन करने जाओगे ये सब खूब मिलेगा, ये खूब मिलेगा 10 की पावर -31। इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, निकालो जल्दी, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9.8, 10 की पावर -31, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, माइनस में इंक्रीज कर रहे हो सर, एक 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन क्यों? क्योंकि भैया यहां पर ना अब आपको दिक्कत कहां होगी? कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन करने में जैसे एक बेसिक सा कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये दे दे कि सर 13.6 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर -3, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर जाएं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे अरे क्या ही दिक्कत है इसमें, क्या ही दिक्कत है। कुछ तो ऐसे भी होंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भैया एक काम करते हैं 13 - 6, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है ना बेटा कि अगर सर ये देखिए -4 -3, एकदम दर्दनाक ख्याल आ रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, अगर ऐसा लग रहा है तो एकदम शानदार तरीके से आप बर्बाद होने जा रहे हैं। प्लीज सुनिएगा, दोनों का पहले क्या करते हैं? पावर एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लो, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे हमेशा ट्राई कीजिएगा मेक 10 की पावर इक्वल। पहले काम ये करो, इक्वल बनाओ, तब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। अगर किसी के मन में ये भी ख्याल आ रहा है तो देख लो, कभी भी 10 की पावर्स को इक्वल बनाओ, मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहो तो इसको इक्वल बनाओ चाहे उसको इक्वल बनाओ। मुझे लगता है मैं इसको इक्वल बनाना चाहता हूं, -3 कर दिया, सर बढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालना आसान है, अब इसका आंसर निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे ये आप निकाल सकते। निगेटिव में आंसर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा? तो निगेटिव में कितना आ जाएगा? 0.4, 1.04। आने दो निगेटिव आंसर, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आंसर आएगा, आने दो। लेकिन ये मत कर देना कि अजय भाई सर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करोगे हमेशा गलत हो जाएगा। अगर कोई बोले नहीं सर आपको किसने बताया 10 की पावर -4 में करते, तो 10 की पावर -4 में कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर 10 की पावर -3 में क्यों दिया आपने आंसर, हमें 10 की पावर -3 में नहीं चाहिए था, हमें 10 की पावर -4 में चाहिए था, ठीक है भाई इसको रहने देते हैं सेम। इसको क्या करेंगे? 10 की पावर -4 कर दो। इसकी वैल्यू क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। -3 और -4 में कौन बड़ा है? -3। तो देख लो ये -3 से -4 10 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अभी भी आंसर निगेटिव ही आएगा। किसी को लगता हो, ये मन से ये डर हटा दीजिए, कभी भी आपको लग रहा हो यही सेम आंसर आएगा निगेटिव में, ये -10 की पावर 4 आ जाएगा। तो कभी भी आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो उस केस में 10 की पावर्स को इक्वल कर देना, नहीं तो आप हमेशा गलत आंसर लेके आओगे, हमेशा गलत आंसर लेके आओगे। इन दोनों का आंसर कितना आएगा? पावर बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई नहीं होता। पावर क्यों मल्टीप्लाई होगा यार? देख लो पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर मल्टीप्लाई नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, इसमें कैसे करेंगे? मेरी मर्जी है, मैं 10 की पावर 23 में ही डील करना चाहता हूं, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं 10 की पावर 23 में ही डील करूंगा। इसको पावर बढ़ा रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अब 10 की पावर 23 कॉमन ले लो, तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.684।
इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। इसका आंसर निकालोगे ये आ जाएगा। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा याद रखिएगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन ऐसे की जाएगी कि सर पावर पहले इक्वल करो तब जाके होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है तो भैया ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई टेंशन है ही नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करो तो भैया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में 10 की पावर्स आपको ही पता है, 10 की पावर माइनस एक्स इंटू 10 की पावर माइनस वाई। सर ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर, सॉरी प्लस कह रहा हूं, इंटू 10 की पावर वाई क्या हो जाएगा? 10 की पावर एक्स प्लस वाई। अगर 10 की पावर एक्स 10 की पावर वाई तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर x माइनस वाई। ऐसा कुछ पढ़ा है हम लोगों ने? ऐसा कुछ पढ़ा है? 1/10 की पावर x दिया हुआ है, ये 10 की पावर माइनस x होता है। ये बेसिक कुछ मैथ्स के रूल्स हैं जिनको यूज करना है, आंसर निकल जाएगा। ये आंसर निकल जाएगा और कुछ नहीं। बेसिक कुछ रूल्स है, इनका यूज करोगे आंसर निकल जाएगा। अरे भाई ठीक है यार, क्या दिक्कत हो गई तुझे? इतना ही दिक्कत है ना? ले, हो गया, आगे चले। रॉन्ग है भाई। अबे ठीक है, काम की चीज सीख लेते हैं ना यार। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा। हाँ, एनटीए वाला रॉन्ग नहीं कर रहा हूं भाई, कम से कम उससे तो इज्जत बची हुई है ना। 1/2 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 8 लिख सकता हूं, और ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर 4। मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं, देख लीजिए अब मैं इसके साथ गेम खेल रहा हूं। इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा रहा हूं तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब पावर में 1 कम हो जाएगा। हो गया आंसर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन देगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है ऐसे -3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 दे दे, तो कुछ नहीं करना, ये देख लो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर -3 -4, 12 इंटू 10 की पावर -7। और एग्जाम हॉल में साइंटिफिक नोटेशन बोले इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं 10 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स। आंसर निकाल दो, पक्का हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा। साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप देख लो। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लो। साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं एक छोटी छोटी चीजें और हैं जो अपने पास बोला जाता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब जब आप कैलकुलेशन करने चलते हो तो आपको बार बार ये चीजें ना यूज करनी होती है। जैसे मैं किसी को घर पे बोलूं कि यार मैंने एक टी शर्ट ली, कितने रुपए की? मैंने एक टी शर्ट ली, देखोगे टी शर्ट के ऊपर प्राइस लिखा होता है, आज के टाइम पे एक ट्रिक होता है 399, ताकि आप साइकोलॉजिकली आपको लगे 300 के आसपास है, बट रियल वैल्यू उसकी 400 के आसपास है। आप कोई दोस्त पूछेगा तो आप क्या बताते हो कि यार 399 नहीं बताते, आप क्या बोलते हो? 400 की है। दोस्त अपना दोस्त होगा तो 400, ठीक है। बगल वाला दोस्त होगा जिसको दिखाना है, बोलोगे 1000 रुपए। हम राउंड ऑफ ऐसे भी करते हैं ना, हमारा राउंड ऑफ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर हमने 400 की सामान खरीदा 399 का, तो हमारा दोस्त पर्सनल दोस्त पूछेगा, घर वाले पूछेंगे तो 400, बगल वाला पड़ोसी पूछेगा 1000 रुपए, उसके बगल वाला पूछेगा 2000 रुपए, ठीक है। ध्यान सुनना, राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि यार ऐसी चीजों को कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। 399, अब 399 इंटू मैं क्या करूं? 6 दे दूं। तुम सोचोगे कितना ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करना है, कितना कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर मैं वही 400 इंटू 6 दे दूं तो आप फटाफट कर दोगे कि सर कुछ नहीं, बहुत आसान है कैलकुलेशन करना। तो वही चीज यहां पर राउंड ऑफ का मतलब होता है कि आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को क्या करना चाह रहे हो। राउंड ऑफ करते टाइम मतलब क्या कर रहे हो? थोड़ा इजी कैलकुलेशन में लेके जाना चाह रहे हो। अब राउंड ऑफ करना 2-3 तरीके के होते हैं, ध्यान सुना, 2-3 तरीके के राउंड ऑफ होते हैं। क्या 2-3 तरीके के राउंड ऑफ है? जैसे अगर कोई चीज, हम सिंपल सा याद रखो, मान लो कोई नंबर दिया है, मुझे ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, या मैं ऐसे लिख देता हूं 1278 लिखा हुआ है, मुझे बोला जा रहा है 100 में राउंड ऑफ करो, 100 के टर्म्स में, 100 के टर्म्स में। तो इसको 100 के टर्म्स में क्या करूंगा? 1300। कैसे पता चला 100 के टर्म्स में? तो मैंने देखा डेसिमल प्लेस, मतलब ये यूनिट होता है,
होता है ना, बचपन में पढ़ते थे ना कि भाई ये क्या है, इकाई दहाई ऐसे करके। तो मैंने क्या करा, 100 की यूनिट्स में आने से पहले मैंने क्या करा, यहां पर इसको देखा, इसको देखा, इसकी दोनों की कंबाइंड वैल्यूज क्या दिख रही हैं, ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है। मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे राउंड ऑफ कर दिया। अगर मुझे ये मिलता तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, तो इसको राउंड ऑफ कैसे कर दूंगा, 1200। ध्यान सुनिएगा, जब आप राउंड ऑफ करते हो तो ध्यान सुनिएगा राउंड ऑफ कैसे करना है। राउंड ऑफ जब करने जाएं तो दो तरीके, अगर राउंड ऑफ करने जा रहे हो तो आपके पास दो तरीके। अगर ग्रेटर देन 50 है तो भैया उसको उसके आगे +1 कर देना, मतलब ये ग्रेटर देन 50 है तो यहां +1 कर दिया, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर में क्या करते हो आप, +1 कर देते हो। अगर लेस देन 50 है तो कोई चेंज नहीं करते हो, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करोगे। ध्यान सुनना, ये जब आप कोई नंबर को करोगे, डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेसिमल पे भी आऊंगा, डेसिमल वाले में भी अलग कहानी सुनना है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल राउंड ऑफ करने के लिए बोलेगा, जैसे मैं तुमसे बोलूं 298 है, इसको राउंड ऑफ करो, तो इसको राउंड ऑफ करके कि तुम कितना कर दोगे, 300। कैसे सर, ये 98 है, ऑब्वियस है, ग्रेटर देन 50 है, इसमें कितना ऐड कर दोगे, +1। मैं बोल दूं, एक मिनट, मैं बोलूं 413 है, इसको राउंड ऑफ करो, तो तुम क्या कर दोगे, सर इसको राउंड ऑफ करके 400, क्यों, क्योंकि लेस देन 550 है, कर दो। ध्यान सुनिएगा, अब सुनिएगा एक बार, ध्यान सुनिए। अब डेसिमल के साथ दिक्कत आती है, जब डेसिमल वाला होता है ना, तो उसके केस में क्या होता है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ध्यान सुनना, अगर डेसिमल में है, जिस डिजिट को, डिजिट टू बी रिमूव्ड, जिस डिजिट को हम रिमूव करने जा रहे हैं, वो चीज यहां भी लगा सकते हैं, डिजिट टू बी रिमूव्ड और चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर। ये एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, एक लाइन में लिख दूंगा, आपको जहां भी रूल पढ़ने रूल पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप राउंड ऑफ करने जा रहे हैं तो पहला केस ये मिलेगा कि सर जिस डिजिट को हटाने जा रहे हैं ना, वो अगर लेस देन 5 है, केस ये मिलेगा लेस देन 5 है। अगर जिस डिजिट को हटाने जा रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है, एक होगा ग्रेटर देन 5, और केस 3, जिस डिजिट को आप हटाने जा रहे हैं वो हो सकता है इक्वल टू 5 हो। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, अगर लेस देन 5 हो तो सर कोई भी चेंज नहीं करना अपने प्रीसीडिंग डिजिट में, मतलब उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। 413 का राउंड अप, बेटा ये 13 जो है लेस देन 550 दिख रहा है, लेस देन 50 दिख रहा है, कि अब यही बताना पड़ेगा 13 ग्रेटर देन 50 है कि लेस देन 50 है। सर ये लेस देन 13 है तो सर लेस देन 50 है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, सब 0 0 कर दो। ये ग्रेटर देन 50 है तो इसके अंदर बगल वाले में क्या करोगे, +1 कर दोगे। ये बेसिक राउंड ऑफ जो डेली लाइफ में यूज करना होता है, जो डेली लाइफ में यूज करना होता है, ठीक है। हाँ, डेली लाइफ में जो कैलकुलेशन के लिए यूज करना पड़ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इससे बेटर तो फिर तो हमारी जिंदगी में जो 200 जो रिचार्ज करने वाला है वो 239 का रिचार्ज कितना कर दे, 200 का। हाँ बेटा, यही सोच के तो एनटीए वाले भी चल रहे थे, एनटीए वाले भी यही सोच रहे थे कि सर सब क्या करना है, 640 को 720 कर दो, क्या ही जा रहा है, 719 कर दो, सब तो बराबर ही है। डेली लाइफ में ये सब चीजें वैलिड नहीं होती, यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना है। डेली लाइफ में जाके कभी दुकान पे बोलोगे क्या कि पापा या मम्मी या दुकानदार भैया 1 लीटर दूध के बदले, आप जाके बोलिए 1 लीटर दूध के बदले बोलिए कि नहीं 1 डेसीमीटर क्यूब मिल्क चाहिए, वहीं पे खींच के दे देगा दुकानदार। हाँ, डेली लाइफ में थोड़ी ना चलता है ये सब, ये फेंकने के लिए चलता है, ये सब फेंकने के टाइम चलता है। ये तो हम जो पढ़ रहे हैं ये तो इसका, ठीक है, इसका भाई डेली लाइफ में थोड़े ना यूज करोगे कि हाँ जाके बता रहे हो कि आप जो सॉल्ट खा रहे हैं इसके 1 मोल का मास जो होता है 58.5 ग्राम होता है, मतलब आपने 1 चम्मच खाया, इसमें 0.05 मोल्स हुए, इसका मास इतना हुआ, लपेट देगा वो इंसान। हाँ देखो, ग्रेटर देन 5 हुआ तो आप क्या करते हो, उससे पहले वाले नंबर पे +1 ऐड करते हो। अगर इक्वल टू 5 है तो इस केस में 2 है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तब तो ऐड करोगे कितना, +1। और अगर इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो इसमें क्या करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। ध्यान सुनना, कोई चेंज नहीं करोगे। ये देख लो, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखना, अगर मैं बोल रहा हूं इसको हटाना है मुझे, ना सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है,
बताओगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैं चाहता हूं इसको ये रिमूव कर दूं, इसको रिमूव करना चाहता हूं, ये रिमूव करना चाहता हूं, 8 को रिमूव करना चाहता हूं, तो क्या होगा? ये ग्रेटर देन 5 है क्या? ये ग्रेटर देन 5 है क्या? ग्रेटर देन 5 है क्या? तो सर ये कितना हो जाएगा? 12.6। अरे अच्छा, उल्टा एग्जाम्पल हो गया, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल लेता हूं 12.58। अगर मैं बोलूं कि एक ही डिजिट लेना है तो ये रिमूव करने वाला डिजिट देख लो, ये ग्रेटर देन है क्या? ग्रेटर देन 5 है क्या? तो सर इससे पहले वाले में क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे। इससे पहले वाले में क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे। इससे पहले वाले में क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखना, ये देखो, ये देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अब मैं बोलूं कि नहीं भैया मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डेसिमल डिजिट चाहिए, एक ही डिजिट चाहिए, तो इसको रिमूव करना है। अब इसको तुम रिमूव करने जा रहे हो, ये क्या है? रिमूव डिजिट है। ये क्या है? मेरा प्रीसीडिंग डिजिट है, जो उससे आगे आ रहा है। प्रीसीडिंग मतलब उसके आगे आ रहा है। तो क्या करोगे इसके अंदर? ये 3 है, इसको हटाना है। 3 क्या है? लेस देन 5 है। आंसर क्या आ जाएगा? 12.5। आंसर क्या आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर। कभी भी जब भी आप रिमूव कर रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो, तो उस टाइम एक बेसिक रूल याद रखिएगा, जिस डिजिट को हटा रहे हो अगर वो लेस देन 5 है तो उसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं, ग्रेटर देन 5 है तो उसके पहले वाले में +1 कर दो। लेकिन अगर वो ऐसा हो गया, ये देखिएगा, आपको आंसर इसमें देना, आप इसको हटाना चाह रहे हो, कितना हो जाएगा? राउंड ऑफ करने का सिंपल सा रूल बताओ तो कितना हो जाएगा इस केस में? कितना होगा? 12.35 है, 5 को रिमूव करना है। इससे पहले वाले डिजिट को देखो, ऑड है क्या? ऑड है तो एक ऐड कर दो। सर ये इसको हटाना है, इससे पहले वाले डिजिट को देखो, इवन है, सेम रहने दो, हो जाएगा। श्योर हो? अब भाई ये राउंड ऑफ, ये सब चीजें जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए और इन सब के लिए करे जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देख लो, तैयार हो जाओ। राउंड ऑफ हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहा, राउंड ऑफ हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। बेसिक मैथ में एक चीज और रहती है, साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ हो गया हम लोगों ने। इसके बाद हमारे बेसिक मैथ्स में अब इसका रूल्स देखोगे तो यही सब चीज जो मैंने ऐसे लिखी हुई हैं, ये जो रूल्स लिखे हैं, अगर बहुत डिटेल में चाहिए तो मॉड्यूल में ये मिल जाएगा। मॉड्यूल में क्या होगा? यही सब चीजें लिखी हुई होंगी, मॉड्यूल में आपको यही चीज मिल जाएगी। जिसको लगता है आराम आराम से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अच्छे से लिखना है, तो अच्छे से लिखते रहना, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अबे राउंड ऑफ का कहाँ गया? चलो, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। श्योर है? चलो, एक लास्ट चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स भाई क्या हो रहा होता है, धीम सिंपल सुनना। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इसको हम बोलते हैं मीनिंगफुल डिजिट्स, मतलब ऐसे डिजिट्स जिनको हम हटा नहीं सकते। जैसे मैं कहीं तुमसे बोलूं कि यार ये ना 2 नंबर्स है, तो ये 2 क्या है? सिग्निफिकेंट है। लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा? 0। जहां पर कुछ नहीं है वहां 0, की सर कुछ नहीं है तो 0 ले लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, ध्यान सुनना। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है? ध्यान सुनिएगा, मैं बड़ा रूल भी दिखा दूंगा आपको, एकदम टाइप्ड रूल, जो आपके मॉड्यूल में या किसी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जो आपको एग्जाम हॉल में याद करके जाना है या समझना है। याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं? नॉन जीरो हैं। ये डिजिट जो होते हैं, डिजिट कहां से कहां तक होते हैं? डिजिट कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर 9, यही होता है ना डिजिट। अब ये मत बोलना डिजिट क्या होता है, डिजिट याद है ना, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, पूरी दुनिया के नंबर्स उन्हीं पे मिलके बने हैं। तो 0 से लेकर 9, ध्यान सुनना अपने पास, नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं इनको हम हमेशा क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो प्रॉब्लम किस में आती है? प्रॉब्लम आती है 0 में। प्रॉब्लम आती है किस में? 0 में। प्रॉब्लम आती है 0 में, ध्यान सुनिएगा, प्रॉब्लम कहां आती है? 0 में। ध्यान सुनना सर, जीरोज, जीरो कहां कहां? जीरोज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स,
टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोस होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होते। वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ध्यान सुनिएगा, जीरोस लेफ्ट टू, अब रूल्स में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, मैं अभी पूरा बड़ा वाला रूल्स भी दिखा दूंगा आपको। जीरोस लेफ्ट टू, जीरोस लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? वो क्या बोले जाते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट बोले जाते हैं। वो क्या बोले जाते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट बोले जाते हैं। उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वो कोई यूजफुल नहीं होते। नॉन जीरो डिजिट से पहले, मतलब अगर आपको देखो ध्यान से, ये देखना, अगर 1 2 4 5 लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, 1 2 4 5, इसमें कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्या आंसर दोगे? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अगर मैं ये लिख दूं 1 0 2 0 4 0 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर जीरो बिटवीन आ रहा है, एक दूसरे के बीच में आ रहा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? सर ये कितने हो गया? 4 3 7 हो गया। अब देखना इसमें कितने होंगे, डेसिमल भी लगा दोगे तो भी क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। ये कितने हो गए? 4। पहला नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये वाले काउंट नहीं करने हैं, ये वाले काउंट नहीं करने हैं, जीरो वाले जितने भी होंगे लेफ्ट वाले वो सारे के सारे काउंट नहीं किए जाते। मजा यहां नहीं आता, मजा यहां आता है जब राइट की बात की जाती है। ध्यान सुनिएगा, राइट की बात की जाती है। जीरो, राइट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ध्यान सुनिएगा, जीरोस राइट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ये सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है इफ 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 सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। अगर डेसिमल है तो ही सिग्निफिकेंट होता है। ध्यान सुनना, ये सिग्निफिकेंट होता है जब डेसिमल होगा। मतलब ध्यान सुनना, जीरो जो लास्ट में आते हैं ना, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 1 2 4 5 0 0, सर इसके अंदर कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसके अंदर कोई पूछेगा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन हाँ, इसी के आगे अगर ऐसा लिख दिया गया, ये देख लो, दोनों, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, सर इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जीरोज राइट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो लास्ट में, जो लास्ट में आते हैं, राइट में जो आते हैं, उनको तभी काउंट करते हैं जब उनका डेसिमल पॉइंट वहां होता है। बिना डेसिमल का उसका कोई लॉजिक नहीं है। बिना डेसिमल के वो नॉन जीरो होते हैं, बिना डेसिमल के वो क्या होते हैं? नॉन जीरो। मतलब अगर जीरो, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ नो डेसिमल, कोई डेसिमल ना हो तो वहां पर नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये देख लो सर, देख लो अपने पास, डेसिमल आया मतलब सिग्निफिकेंट, डेसिमल सिग्निफिकेंट, नॉन डेस, ठीक है, देख लो बेसिक चीजें। अगर कभी आता है तो जीरो जितने भी होंगे राइट में वो सारे के सारे काउंट नहीं करने हैं, राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। और फिफ्थ वन, अगर आप कोई भी परफेक्ट नंबर ले रहे हो, या बोल सकते हैं काउंटिंग वाला नंबर ले रहे हो, काउंटिंग नंबर ले रहे हो, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर जितने भी काउंट करने वाले ऑब्जेक्ट्स है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमेशा ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आप काउंट करते हो ना तो उसमें क्या होता है? उसमें परफेक्ट से होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। जैसे तुम मुझसे पूछोगे अभी क्लास में कितने, मतलब कितने टीचर्स प्रेजेंट है, तो 1 ही होगा ना, एक ही काउंट होगा, ऐसा तो है नहीं 10 काउंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो मेजर दो एक हो गए, 4 5 ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स 5 हैं। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, आपके लिए ऐसे लिख दिया है। जिसको लगता है नहीं भाई मुझे डिटेल में, मतलब अच्छे से इंग्लिश में लिखना है, उसके लिए अगला स्लाइड में लेके आया हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन मत लेना। अगला स्लाइड आपके लिए है, उसमें आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट क्यों होता है उसका रीजन ही बता दूंगा, अभी पता चल जाएगा। देखो ना अगला स्लाइड, किसी को लगता हो सर ऐसे 5 लाइन क्यों लिख रहे हो, किसी को लगता हो, ये देखना बेटा, तुझे लगता है ना, ये देख, तुझे अगर रूल्स देखेगा ना, देख ये रूल्स,
तू मॉड्यूल पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, किताबों के अंदर यही सब तो मिलते हैं, तभी तो तुझे अच्छा लगता है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सर देख लो, अभी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ये सिग्निफिकेंट है। ये देख लो, इफ एनी जीरो प्रिसीड्स द नॉन सिग्निफिकेंट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब यही सब कहानी तू पढ़ ले भाई। इफ एनी जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट, जीरोस एट द एंड और राइट साइड ऑफ द नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, प्रोवाइडेड दे आर राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये देख, टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट्स। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे हैव एग्जैक्ट नंबर, मतलब इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तेरी मर्जी है भाई, तुझे लंबा वाला लिखना है, अगर बहुत ज्यादा मन करे एकदम सुंदर नोट्स बनाने का, क्योंकि हो सकता है ना 2-4 साल बाद एग्जाम देने का मन करे, तो पीछे वाला लिखना। मेरे लिए बस ये याद रखिएगा, ये सिंपल सा याद रखिएगा, ये 5 चीजें याद रखिएगा। राइट वाला कब लेते हैं, सिग्निफिकेंट कब होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद, नहीं है डेसिमल, नॉन सिग्निफिकेंट। पक्का हो जाएगा। प्रीवियस ईयर लेक्चर कैसे देख, प्रीवियस लेक्चर्स बेटा आप जाओ, आपके पास लेक्चर 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे। आज तो 13th लेक्चर, आज ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, चैप्टर खत्म ही है, बस ये तो लास्ट की चीजें करा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराऊंगा भाई। एक सिंपल सा काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है, जैसे मैं कहीं पर एक सिंपल चीज पूछूं कि मेरे हाथ में कितना पेन है, तुम बोलोगे सर 1 पेन है, तो अब 1 पेन लिखोगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। अब कोई बोले सर मैं एकदम परफेक्ट आंसर बताऊंगा, ये जो डेसिमल के आगे जाते हैं ना, डेसिमल के आगे जितना वैल्यूज दिया जाता है, इसका मतलब होता है वो और ज्यादा क्या कर रहा है सर, परफेक्ट की तरफ जा रहा है, एक्यूरेट की तरफ जा रहा है, परफेक्शन दे रहा है। ये देख लो सर 1 पेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2। सर कोई बोले उसको पता है कि सर के हाथ में एक ही पेन है, सर देख लो, अब वो मजे ले रहा है, डेसिमल मर्जी है, सर बढ़ा दिया उसने। अब ऐसे कर करके चलता चला जाए, ऐसे बोल दे कि सर ये देखिए अपने पास 6 हो गए। तो ये सेम चीज है, जब काउंटिंग करते हो, मान लो तुमसे मैं बोलूं कि भैया मेरे मतलब मेरी कितनी आंखें हैं, तुम बोलोगे सर 2 आईज हैं। अब काउंट किया तुमने, बोला 2 आईज हैं। अब 2 आईज को लिखने का तरीका 2 भी हो सकता है सर, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास त्रिनेत्र होगा, ठीक है, और ना ही मेरा जन्म मतलब देश को अच्छा करने के लिए हुआ है। हाँ कुछ तो था ना ऐसे स्टेटमेंट, क्या मुझे लगता है कि मेरा जन्म दुनिया बदलने के लिए हुआ है, अवतार हुआ है शायद, पहले जन्म था पहले किसी का, अब शायद अवतार हो रहा है, ठीक है। अब कुछ भी लिख सकते हो, 2.000 आइस हो जाएगा। तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। जब किसी को काउंट, तुम्हारे घर में मैं पूछूं घर में कितने लोग हैं, घर में तुम क्या बोलोगे, सर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं मेरे घर में, 5 पीपल इन माई फैमिली। मान लो ऐसा तुमने बोला, तो इसमें ऐसा थोड़ा ही ना कि तुम्हारे घर में अब कोई भूत आ जाएगा। ऑब्वियस है, तुम 5 लिखो, 5.0 लिखो, 5.000 लिखो, 5.00, ऐसा थोड़ा ना कि सर एक जो है कोने में एक भूत रहता है उसको काउंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये काउंटेड नंबर्स है। काउंटेड नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा काउंटेड नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा परफेक्ट होते हैं, उसमें इनफाइनाइट तक जा सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पक्का। कभी भी ध्यान सुनना, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन दे रहा है, देखो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते चले जाइए। सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो, सबका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, निकालो आंसर। क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसमें कितने आएंगे, पहले वाले में कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 5, इसके में देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। सर इसमें कितना हो गया 5 4, इसमें कितना हो गया 1, और इसमें कितना हो गया 4। 400 में कितना होगा, 400 में कितना हो जाएगा, 400 में सर एक ही आएगा, बिकॉज 400 नंबर जो दिया है ना, 400 नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 400। ये जो लास्ट में डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, अगर डेसिमल नहीं है तो राइट साइड के जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। याद रखिएगा 400 के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 400 के अंदर, तो 400 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा 1 होगा। पक्का।
चले आगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लो। रूल्स आपको लिखवाए गए हैं, रूल्स आपको ऐसे लिखवाए गए हैं, मन करे तो ऐसे लिख लेना भाई, जिसको जैसे मर्जी हो, ठीक है। बड़ी बड़ी लेटर्स में लिखना हो लिख दो। चलो आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर निकालो, पांचों आंसर एक साथ लिखो। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी। कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 4, इसका आंसर कितना आएगा 3। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियस है, इसके अंदर ये सारे होंगे, इसके बीच में ये 6 होगा। इसका आंसर देखोगे सारे काउंट कर लिए जाएंगे 6, इसमें भी राइट साइड वाले काउंट किए जाएंगे, कितने हो गए 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स 43664, 43664 आ जाएगा। डन, जल्दी निकालो कितना हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कीजिए जल्दी। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बातें हो गई, कितना आ जाएगा सर। इसके अंदर कितना 4, इसके अंदर कितना 6, इसके अंदर कितना 6, इसके अंदर कितना 6, इसके अंदर कितना 4, इसके अंदर कितना हो जाएगा 7। 466647, 466647। देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा नंबर आ रहा है। अब तुमसे कोई बोल रहा हो कि सर ये सब नंबर्स रूल्स हैं, रूल्स मतलब क्या है, बेसिक 5 रूल्स है। क्या क्या था कि सर सारे नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 7 से ये 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरोस लेफ्ट वाले काउंट नहीं किए जाते, राइट वाले तब काउंट करने हैं जब वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल से पहले हो। डेसिमल लगाए तो ही काउंट करना है, ठीक है, डेसिमल लगाए तो ही काउंट करना है लास्ट वाले जीरोस, राइट साइड वाले जीरोस, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि भैया इन बिटवीन है तो वो जीरोस काउंट करने हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट काउंटेड है, कोई बोले कि 5 लोग 10 लोग, तो उसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, उसके अंदर क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया, उसके पीछे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया मणिपुर में, वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था बताता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाने का एक बेसिक रूल ये था कि भैया आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाना। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में चीजें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी में चीजें मिल जाएंगी। कैसे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने जाओगे ना, जैसे मैं तुमसे एक सिंपल सा नंबर पूछूं कि इसका आंसर बताओ, तुम बोलोगे क्या सर। अगर मैं इसका एडिशन बोलूं, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए सर, ये आंसर होना चाहिए ना, ये आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपना आंसर यही लिखोगे ना कि अरे सर ये क्या है यार, ये तो मतलब ऐसे ही इतना बेकार मतलब। लेकिन पता है करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ये गलत हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ना, याद रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करोगे तो याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब जिन जिन नंबर्स का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इसके अंदर देख लो कितने डेसिमल प्लेस हैं, इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 4 डेसिमल प्लेस हैं। आपके पास कितने डेसिमल प्लेस हैं, 4, डेसिमल के बाद 4 लोग आ रहे हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं। तो आप जब आंसर लिखोगे, जो फाइनल आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए, 4 और 2 में सबसे कम वाला उठा लो, सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला आंसर आएगा। याद रखिएगा, ये छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी बातें हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद ना, जब आपसे ये 8-9 महीने बाद जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब 9 महीने बोलते हैं, जून तो खत्म होने वाला है, तो जून के बाद फिर से ये देख लो, कोई तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे ना, तो आंसर देते टाइम आपको सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं 14.3 है और 0.762 है, इसका आंसर निकाल के दिखाओ, इसका आंसर निकाल के दिखाओ, ये माइनस कर दिया, चलो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने सब्ट्रैक्शन करने को दिया, मैंने सब्ट्रैक्शन करने को दिया, क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? अब देखो जो लोग डेसिमल, ऑब्वियस है इसका आंसर निकालना क्या दिक्कत है, 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 40 12 माइनस 5 हो गया, ये कितना हो गया सर 13 हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर अगर कोई पूछेगा ना, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो सर डेसिमल में, ऑब्वियस है डेसिमल में, एक डेसिमल प्लेस तक ही आप आंसर दोगे और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13.5। करेक्ट आंसर कितना होगा 13.5 नॉट 6। क्यों? क्योंकि जिसको हटा रहे हो ना वो देख लो, इसको हटा रहे हो ये लेस देन 50 है, या फिर आप देख लो 3 है, 3 ऑब्वियस लेस देन 5 है, तो 13.5 इज द करेक्ट आंसर। 13.5 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 13.6। अगर सब्ट्रैक्शन करोगे, अगर सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन करोगे, तो आपको ये याद रखना है, अगर यही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हो, अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हो तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज विथ लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जब सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करोगे ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करोगे तो यहां देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। यहां पर कितने हैं, अरे यार यहां पर देखोगे, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर हमेशा किस में आएगा, देखो करेक्ट आंसर कितने आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा है। इसमें देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिवीजन कर रहे हैं, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। आंसर देखोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप डेसिमल प्लेस देखते हो, और जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हो तो आप लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हो। अगर मैं तुमसे बोल दूं इसका आंसर जो भी आए, इसका आंसर जो भी आए उसका, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर हैव कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बताओ। जब भी आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हो ना, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हो तो आप क्या करोगे, सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, किसमें कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर कितने हैं, तो सर यहां पर कितना हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस में आंसर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देते हैं। कोई पूछेगा इसकी जरूरत हमें क्या है, या कोई ये भी बोल सकता है सर आज क्यों ये पढ़ा रहे हो, इसके पीछे एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा अभी। चलो, अगर मैं इसका डिवीजन, आंसर जो भी आए, आंसर जो भी आए उसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, बताओगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अगर मैं इसका डिवीजन करता हूं, जो भी आंसर आए, जितना भी आए, उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा सर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। इसके अंदर कितने हैं, 4। कितना आंसर आ जाएगा, 5 और 4 में से कौन सा सबसे छोटा, किस में आ जाएगा, 5 और 4 में से 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज द करेक्ट आंसर। अब तुम्हें लगता होगा किसने, हाँ सर, हाँ कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे सर क्या सर ये सब कौन पूछता है, ये लो बेटा क्वेश्चन है, नीट 2021 या 22 का मणिपुर वाला एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कर लो इस क्वेश्चन में। अब बता दो ये क्वेश्चन कहां से होगा, ऑब्वियस केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, फिजिक्स में भी नहीं था, तो बताइए कैसे करते। ठीक है ना, अभी बेसिक्स चल रहा है, जब हाई लेवल आएगा तो उस टाइम ये छोटी छोटी बातें जब मोटी हो जाएंगी तब बोलना अरे सर रिपीट, हाँ ये कैसे, मतलब आप ऐसा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। रीनीट, अरे भाई तुझे क्या लग रहा है रीनीट होगा तो सबसे ज्यादा हम लोग की भी हालत बुरी हो जाएगी भाई, हमें भी क्लास लेनी पड़ेगी, हमें सारे बच्चों को फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तैयार कराना पड़ेगा। मुझे पता तो है एक एक क्लास हमारी 12-12 घंटे 15-15 घंटे चल रही होती है, तो हमारे लिए फायदा थोड़ी ना है, लेकिन यार अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए हो सकता है तुम का अगले साल उस कंडीशन में पहुंच जाओ, तो उन सारे बच्चों के लिए है ना जिसके लिए, जिनका रैंक उठा के रख दिया गया है। ठीक है, हाँ
इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है, मास निकालना है, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है। वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम कितना है 2.5, डेंसिटी कितनी है 2.15। अरे मल्टीप्लीकेशन करके जितना भी आए, इतना पता है कि मास के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर का एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक ही आंसर, टिक मारूंगा, आंसर क्या हो जाएगा बी। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करते जाइए, ठीक है ना। हाँ भाई, एक बोल रहा है भाई कोई भी चीज देखो, किसी के साथ भी अनजस्टिस हो तो, और खासकर तुम ये सोचो ना यार, हम लोग तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तुम उनके साथ सोचो जिसके 650 पे, जो यूपी से है, कोई यूपी का लड़का है, वो 655 नंबर पे आकर फिर से तैयारी कर रहा है तुम्हारे साथ इस बैच, तुम्हें लगता है वो बच्चा, मतलब उस बच्चे को लगता है, वो मेहनत से जिसको आया है उसको लगता है कि इस बैच में होना चाहिए, उसको किसी कॉलेज में होना चाहिए ना यार। अगर तुम्हें आज लगता हो कि अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत है, तो सोचो 655 पे अगले साल तुम्हारी हालत हो सकती है भाई। 650 और 680 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उनका सपोर्ट करना है जो सच है, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा एग्जाम में, ऊपर से पता नहीं कोई बोल रहा है ऑनलाइन चला गया है, अगर पेपर टेलीग्राम पे है तो किसके हाथ में है यार। हाँ टेलीग्राम पे चला, यूपी तो छोड़ो, महाराष्ट्र जहाँ पे मैंने मतलब बहुत सारा टाइम बिताया हुआ है, वहां पर जहां पर बच्चों के 640 नंबर पे, मैं तुम्हें मैसेज दिखाता हूँ, 640 नंबर पे कोई लड़का या लड़की पूछ रहा है कि सर महाराष्ट्र जिस जगह पे, कि सर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या चाहिए, इससे बुरा क्या चाहिए यार। उस बच्चे ने तो साल भर मेहनत करी, उन बच्चों के साथ सोचो ना, 640 लाने के बाद वो सिर्फ 20 क्वेश्चन के लिए वो तैयारी करे एक साल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि हमें कोई पॉलिटिक्स में जाना है, हमें कुछ बड़ा क्रांतिकारी कुछ करना है, नहीं। हम बस चाहते हैं कि जो हमसे पढ़ रहे हैं, अगले साल तुम्हारे साथ ये हो सकता है ना, अगले साल तुम्हारे साथ हो सकता है। तुम सोचो ना, तुम 680 लेके आओ और पता चला 20,000 रैंक आ रही है, क्या लॉजिक बनता है, क्या कोई कुछ सीन बनता है, नहीं बनता ना। तो हम लोगों से पूछो यार, तुम्हें लगता होगा कि अरे टीचर्स को क्या है, शुरुआत की क्लास मेरे से खराब, मतलब हम लोगों का मूड क्यों खराब है, इसलिए खराब लग रहा है, पता नहीं यार। अब मतलब अगर ये सही हो गया ना, अगर ये ट्रेंड बैठ गया कि यही ट्रेंड चलेगा, गवर्नमेंट नहीं मानी, अगर अगर यही चला, तो हमें इस बात का बुरा लगेगा कि यार हम बच्चों के, मतलब किसको क्या बोलेंगे, किसी बच्चे को क्या बोल सकते हैं, अगले साल तुम्हें यही बोलेंगे 700 पार करो, और तुम्हें लगता है 700 पार करना इतना आसान है, तुम्हें लगता है। तो भाई इसलिए जरूरी है, और कुछ नहीं, ठीक है। होना चाहिए रीनीट, अगर बाई द वे उसने मतलब पेपर लीक सोशल मीडिया पे हुआ है, आज मैं सुबह सुबह ही एक्चुअली मैं देख रहा था ना यार, सामने वाला अभी 1.5 महीना बिता चुका है एग्जाम के बाद, 1.5 महीना बीतने को है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ एक आदमी फोटो शूट करवा रहा है नालंदा जाके, एक एजुकेशन मिनिस्टर अपना अलग ही घूम रहा है, वो अलग टाइप का नशा, पता नहीं कौन से टाइप का नशा कर रहा है, ठीक है। कभी आता है बोलता बंदा कि हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन बाद बोलता है सब कुछ हुआ है, देखते हैं जांच करते हैं। अलग लेवल पे है यार, गलती हमारी भी है, हमने वोट दिया, सब गलत किया। हाँ गारंटी लेनी चाहिए थी उसमें हमने गलती करी। हाँ हमने गारंटी इस बात की भी लेनी चाहिए थी कि हमारे साथ जस्टिस हो, गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल पाए। चलो, हाँ देखते हैं अपने पास, या ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो सबका अपना अपना वो है, कोई किसी को बुरा लगता है, हमें इस बात का बुरा लगता है। मैं मतलब मैं ना पहले मैसेज रिप्लाई कर देता था इंस्टाग्राम पे इन सब पे ना, अभी मैं डर से नहीं करता हूँ यार, पता नहीं बहुत बुरा लगता है। मतलब क्या बोलूं किसी को, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो लगता होगा अरे सर लोग क्या है, 625 नंबर 630 नंबर लेके आए वो बच्चा, ये बोल रहा है कि सर क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के लिए उसको एक साल का वेट करना पड़ेगा, और तुम्हें भी पता अगले साल पता नहीं क्या हो जाए, कोई पता थोड़ी ना है। कोई आए बोलेगा देख रहा है विनोद, बहुत बच्चे अपने पास, बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक काम करो अब की बार, हाँ अब की बार सारा सीट भेज दो, इस बार और कटअप बढ़ा देते हैं, पिछली बार ये कर रहे थे, इस बार ना सारे बच्चे अच्छे बच्चों को घुसा देते हैं ऐसे करके, तो इसलिए दिक्कत है, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें अटेंशन नहीं चाहिए, नहीं हमें गवर्नमेंट से लड़ने का है यार, ठीक है। देखो, हाँ हाँ देखो यार, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें ना, सारी चीजें तुम लोगों के लिए जरूरी है और हम लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक फेयर कंपटीशन होना जरूरी है, फेयर कंपटीशन नहीं होगा क्या ही फायदा है। अच्छे बच्चे और पैसे वाले बच्चे में, पैसा इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है
चलो देखते हैं अपने पास, ये देख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहां पर एक दो चीजें, जैसे डायमेंशन एनालिसिस की बात करें, यूनिट कन्वर्जन की बात करें, तो यूनिट कन्वर्जन में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप करिएगा, लेकिन एक बेसिक सी चीज बताता हूं। कभी भी आपसे एक बेसिक सा मैथ्स पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए बेसिक सा मैथ, कि अगर आपको बोला जाए ये देखो, अगर मैंने b को 2 से मल्टीप्लाई इधर किया है ना, तो अगर ये 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये बेसिक सा मैथ मुझे लगता है सबको आता है। इतना तो अभी तो लग रहा हो कि ये सबसे आसान है। क्या इधर 2 से मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है वो चीज क्या हो जाती है अपने पास, वो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जो इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, उधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई। जैसे मैं एक सिंपल सा चीज बोलूं, देखना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, देखना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं 1 मीटर, इसको कितने मल्टीप्लाई किया तुमने, 100 से, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखना, तो कितने लोग साथ साथ ये सोच पाओगे कि सर आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने इसको 100 से डिवाइड, मतलब इसको 1 किया, इसको 1 किया, मतलब इसको 100 इंटू 1 सोच सकता हूं ना। अब ये इतना लिखने की जरूरत है क्या, ये 100 कहां आ गया, कर सकते हो, ये हो जाएगा, लिख लोगे, अरे लिख लोगे ना। ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर्स हो जाएगा, लिख सकते हो, देख लो। यहां पर देखो, कभी भी तुमसे कोई बोल दे, अगर मैं लिख रहा हूं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज नथिंग 10 की पावर -9 मीटर। क्या किया तुमने, ध्यान सुनना, 1 नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर। लेकिन अगर इसी को 1 मीटर कर दो, देखो इधर से इधर गए, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई किया, अब इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर +9 नैनोमीटर। ये कन्वर्जन सीख लो पहले, पता चला यही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, देख लो अपने पास। इधर से जाते टाइम, इधर से जाते टाइम अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आते टाइम डिवाइड करोगे। इधर से जाते टाइम 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +9 हो जाएगा। श्योर हो, देख लो, थोड़ी देर बाद ना रिपीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं, बार बार देख लो किस तरह लिख रहा हूं। ये देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 1 पिकोमीटर, पिको मतलब क्या हो गया सर, पिको मतलब ये 1 पिकोमीटर, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, पिकोमीटर लिख दिया, तो इसका मतलब 10 की पावर -12 मीटर। किसने पूछा 1 मीटर कितना होगा, ये देख लो, अगर मैं इसको 1 मीटर कर रहा हूं तो सर इधर 10 की पावर -12 किया, ये लिख दूं, या फिर इसी को 10 की पावर लिख सकता हूं। कन्वर्जन देख लो कैसे करते, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। तो ये देख लो, अगर आपको कहीं पर मिल रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं 1 मेगा ग्राम, अगर मैं बोल रहा हूं 1 मेगा ग्राम, मेगा ग्राम मतलब 10 की पावर 6 ग्राम, तो सर इधर से इधर आएंगे, 1 ग्राम कोई पूछ दे कि व्हाट इज 1 ग्राम, 1 ग्राम को मेगा ग्राम में कितना लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 मेगा ग्राम। ये कन्वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देगा। देख लो, ये देखो, जब भी आपको बोलते हैं, जब भी आपको बोला जाए कि सर मेगाग्राम, नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स ऐसे लिख दिया जाए, अगर कहीं लिखा जा रहा है 1 kg लिखा जा रहा है, किलोग्राम, तो इसका मतलब 10 की पावर 3 ग्राम। अब मैं सीधा सीधा लिखता हूं, देखना शॉर्टकट क्या हो जाएगा, ये देखो 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम। अगर मैंने इसको 1 ग्राम किया तो बस कुछ नहीं करना, इसका पावर बस चेंज कर देना, प्लस का माइनस कर देना, हो जाएगा। अब शायद देखो चीजें फटाफट रिलेट हो जाएंगी। 1 पिको 10 की पावर -12, 1 मीटर क्या हो जाएगा 10 की पावर +12, बस साइन चेंज करना है। 1 मेगाग्राम 10 की पावर 6, तो 1 ग्राम 10 की पावर -6, 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उल्टा कर देना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना होता है, आंसर निकल जाएगा, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। ये देखो, अब यूनिट डायमेंशन में क्या दिक्कत होती है, जैसे देखो 1 मीटर क्या बोला मैंने, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। चलो 1 मीटर स्क्वायर बोलूंगा, 1 मीटर का स्क्वायर बोलूंगा, ये क्या लिख सकते हो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब बोलूंगा, क्या लिख दोगे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे, हो जाएगा, लिख लोगे ये सब। अरे यूनिट डायमेंशन में बहुत काम आएगा भाई, क्योंकि बार बार कन्वर्जन करवाना होगा, दिक्कत आएगी मुझे। ये देख लो 1 मीटर को ये लिख सकते, 1 मीटर क्यूब को ये लिख सकते। चलो एक बात बताना,
1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखोगे तुम लोग, बताना। 10 की पावर क्या होगा, +6 होगा या -6 होगा? 1 मीटर क्यूब को 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हो। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर। एक बच्चा है जिसका नाम है पुदीना, उसने लिखा है आज की क्लास बहुत बेकार है। हाँ भाई कोई बात नहीं, हाँ पहले तो नाम सही करो यार, पुदीना नाम कौन रखता है यार, घर वालों ने अच्छा नाम रखा होगा, पुदीना नाम कौन सा रखता है। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6। अरे इसको ला के इधर डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, हो गया पक्का। अब ये सब चीजें आप रटना है रट लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रटना है रट लो भाई रटना है रट लो, क्या ही जा रहा है। नहीं तो भाई समझना है समझते चले जाओ, समझना है समझते चले जाओ। हाँ ये देखो ये देखना, 1 लीटर को बोलते हैं 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बता सकते हो ये कितना मीटर क्यूब होगा, 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्या होगा? ठीक है, अच्छा पुदीना नहीं है परिंदा है, अच्छा ओके सॉरी सॉरी, परिंदा था जो भी था। हाँ अब तुम लोग यार लेसन मर्च क्यों डालने लगे यार, ठीक है तुम लोग भी एकदम पीछे पड़ जाते हो। बेचारा वो आया, उसने बोला अपने दिल की बात बोली, मुझे दिख गया, ठीक है क्या सी क्लास बहुत बेकार है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आता, यहाँ पर एक एरो होता है, ऊपर देखोगे एक एरो होता है, उड़ता हुआ तीर है, बस ले लो बाहर चले जाओगे, तुम्हें इतना झेलने की जरूरत नहीं, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ लो, क्योंकि ये बेसिक्स कल से जब यूज होंगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये देख लो 1 लीटर, सर यहां पर क्या लिखेंगे अब यूनिट, सर 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो सर, 10 की पावर -6। ये देख लो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब लिख सकता हूं, या फिर याद रखो अपने पास, चलो 1 डेसीमीटर, ध्यान सुनना, 1 डेसीमीटर, अगर 1 डेसीमीटर की बात करूं 1 DM, ये देखना 1 DM इज 10 की पावर -1 मीटर। व्हाट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब करूंगा तो क्या लिख सकता हूं इसको, इसको इतना लिख सकता हूं क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं। याद रखिएगा ये कन्वर्जन आपको बहुत काम आएगा, जब आप वॉल्यूम का कन्वर्जन करेंगे ना तो ये आपके बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा अपने पास। 10 की पावर -3, 1 लीटर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सीसी भी लिख देते हैं, या फिर ml भी लिख दिया जाए। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब, या 1 लीटर इज नथिंग 1/डेसीमीटर क्यूब। ये देख लो 1 डेसीमीटर इज नथिंग 10 की पावर -1 मीटर, तो डेसी को इसका क्यूब कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ जाएगा। श्योर हो चलो एक चीज और, अब देखना, मान लो डेंसिटी दी है, ध्यान सुनना, अब डेंसिटी दी है, देखना एक बार, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मुझसे कोई बोल दे, ध्यान सुनना, केजी पर मीटर क्यूब में जाना है, ये अगर इस तरह का कन्वर्जन कभी आ जाए ना तो कुछ नहीं करना, बेसिक फिजिक्स लगाना, बेसिक फिजिक्स लगाना, क्या हो जाएगा, बेसिक फिजिक्स लगाना क्या हो जाएगा। हाँ बेसिक फिजिक्स मतलब बेसिक ही है फिजिक्स का। ये देखो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तुम्हें किस में जाना है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना अपने 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें बोला गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, देखो कैसे करूंगा। पहली बात, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 1 kg इज व्हाट 10 की पावर 3 ग्राम। तो बताइए क्या मेरे साथ साथ आप लोग ये लिख सकते हैं, क्या ये चीज लिख सकते हैं, सर 1 kg इज 10 की पावर 3 ग्राम, तो 1 ग्राम इज 10 की पावर -3 ग्राम, क्या आप लिख दोगे। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, केजी में, पहले ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, केजी में। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कितना लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कितना लिखते हैं, इतना लिखते हैं क्या, और ये कैलकुलेट करोगे देख लो कितना आ जाएगा। तो ग्राम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना शुरू करोगे, देख लो अपने पास। अब तुम्हें लगता हो कोई भी यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना, उसका जस्ट एक बेसिक उठा लो। अब ये सब चीजें रट नहीं सकते आप बैठ के, अरे रट रहे हैं भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है, 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी।
आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करो, मैं लिखवा दूं ये रट, एक और रट लो। अरे रटने का तो है ही ना यार, जिसको नहीं आप समझने आना तो देखो रट लो, ये रट लेना। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 10⁻³ kg/m³ भी बोल देते हैं। रट लो, अगर तुम्हें रटना है ये भी रट लो भाई। लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो विद इन सेकेंड निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। श्योर हो जाएगा। तो kg/m³ निकाल दो, kg/cm³ निकाल दो। एक एनसीईआरटी इन सब में क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कभी किस दिन पूछा जा सकता है। जैसे वो क्या कर रहा है, ध्यान सुनना, ये देखो 1 किलोमीटर है, वो एनसीईआरटी में पूछ देगा कितना मिलीमीटर होगा। ध्यान सुनिएगा, 1 किलोमीटर, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद आपके क्वेश्चंस आपको ही करने, ध्यान सुनिए कैसे कन्वर्जन करते। 1 किलोमीटर है, के का मतलब किलोमीटर, ध्यान सुनिए, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। पहला काम ये देखो, इसको फिल करूंगा, पहले काम सबसे बेसिक यूनिट पे चले जाओ। बेसिक कॉमन यूनिट क्या है, मीटर, 10⁻³ मीटर कर दिया। अब मुझे किसने बोला सर मिलीमीटर में कैसे पुट करे, ध्यान सुनना कैसे होगा। ये देखो 1 मिलीमीटर को क्या लिखते थे, 1 मिलीमीटर को क्या लिखते थे, 1 मिलीमीटर 10⁻³ तो 1 मीटर इज नथिंग, 10⁻+3 मिलीमीटर लिख सकते हो। मतलब ये लिख सकते हो, ये 1 मीटर को क्या लिख दें, 10⁻³ मिलीमीटर लिख दे, क्या आंसर आ जाएगा, 10⁻6 मिलीमीटर आ जाएगा। एग्जाम हॉल में कैसे कन्वर्जन करना है ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में कैसे कन्वर्जन करना है ये ध्यान रखिएगा। मैंने बोला आपको बेसिक यूनिट पे लेके जाना है, मतलब आपने क्या किया, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, टेंशन नहीं लेने का। पहले 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में, और मीटर की वैल्यू को मिलीमीटर में पुट कर दो। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ तो सर 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10⁻+3, निकाल दो, हो जाएगा सर। अरे कैलकुलेशन जब तक करोगे नहीं आएगा कैसे, ये देखो 1 नैनोग्राम है, 1 नैनोग्राम है, इसको माइक्रोग्राम में पुट करना है, 1 नैनोग्राम को माइक्रोग्राम में पुट करना है, कैसे निकालोगे, 1 नैनोग्राम को माइक्रोग्राम में पुट करना है, कैसे निकालो। बस बेटा चैप्टर खत्म, अब यही लास्ट चीज था एनसीईआरटी का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कल सॉल्यूशन चैप्टर में चालू कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, इसीलिए हमने सॉल्यूशन साथ में स्टार्ट किया है। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हाँ आप एनसीईआरटी आराम से चलिए, कंसंट्रेशन टर्म्स छोड़ के बाकी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज जाके कर सकते हैं, आपको दिखा दूंगा ये क्वेश्चन भी। 1 नैनोग्राम माइक्रोग्राम में बताना है, 1 नैनोग्राम का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻9 ग्राम। अब सर देखिएगा माइक्रोग्राम को क्या लिखते हो, 10⁻⁻6 ग्राम लिखते हो, तो 1 ग्राम कितना माइक्रोग्राम होगा, 10⁻+6 माइक्रोग्राम होगा। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इधर से इधर आओगे माइनस प्लस हो जाता है। और ये देख लो 10⁻³ माइक्रोग्राम आ गया, यहां पुट कर देना, हो गया। +6 है ना, तो निकाल दो, 10⁻³ माइक्रोग्राम हो जाएगा, निकाल दिया, अपना काम खत्म। श्योर हो, ये देख ले भाई 10⁻³ कैसे, अरे कैलकुलेट करना भाई, कैलकुलेट कर, नैनोग्राम है, नैनोग्राम मतलब ये हुआ, ग्राम की वैल्यू माइक्रोग्राम में पुट कर दो, 1 माइक्रोग्राम इज 10⁻⁻6, 1 ग्राम इज 10⁻+6, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे कैलकुलेशन करोगे तभी आएगा भाई। 2 पिकोमीटर है, 2 पिकोमीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, करो कन्वर्ट, 2 पिकोमीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, क्या होगा, 2 पिकोमीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। अरे कल कंसंट्रेशन टर्म चालू कर देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहा है इतना, कल कंसंट्रेशन टर्म चालू कर देंगे, टेंशन मत ले, तेरा सिलेबस कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ज्यादा रेडॉक्स की टेंशन लगे, उसका माइंड मैप से लेके मतलब यूट्यूब पे जाके सब चीज करवाया हुआ है। रेडॉक्स भाई तू कभी भी 2 सेकंड मतलब आधे घंटे में रिवाइज कर सकता है, सब कुछ निकाल सकता है भाई। पिकोमीटर को क्या लिखोगे, पिकोमीटर इज 2 × 10 की पावर कितना हो गया, -12 मीटर। अब मुझे किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो किलोमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। 1 मीटर इज व्हाट, 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। ये मैंने उठा के रख लिया। अब यहां पर देख लो, ये 10⁻12, ये कितना हो गया, 10⁻³ 10⁻³ किलोमीटर। ये देख लो 2 × 10⁻9 किलोमीटर, सॉरी हाँ किलो,
-9 ना, -9, अरे सॉरी, माइनस और 10⁻⁻15 किलोमीटर, यही होगा शायद। 2 × 10⁻⁻15 किलोमीटर निकाल दे भाई, ऐसे करना होता है, यही करना होता है। ये देख लो, किसी का भी पूछे, अब तुम्हें दिखाता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। ये डायमेंशन एनालिसिस आप कर सकते हो क्या? डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हो? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा? लीटर में है, मीटर क्यूब में बताना है, कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर लीटर में है, मीटर क्यूब में बताना है। 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है? अभी जस्ट बताया था शायद, 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है? कितना हो जाएगा सर? 1 लीटर इज नथिंग 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये देख लेना भाई, 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। सर क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तुम्हें एक एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाता हूं। एक्चुअली एनसीईआरटी में क्यों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तुम्हें दिखाना है। एनसीईआरटी का एक चीज दिखाना थी, बस बस वो दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये देखिएगा, एनसीईआरटी में साइंटिफिक नोटेशन है, एनसीईआरटी में साइंटिफिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन आपको डील करना है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन आप देखेंगे तो यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ बताया है एनसीईआरटी ने, तो इसका मतलब वो पूछा जा सकता है। और आज के टाइम पे इस तरह से एनटीए चल रहा है कि नहीं भैया, हमारे मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि गाँव के बच्चे आ रहे हैं बहुत, मतलब हमने सिलेबस कम कर दिया इसलिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो ऑब्वियस है वो इस तरह से चीजों को प्रूव करने में लगे पड़े हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख लो, सब कुछ बताया गया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, जीरोस की बात की गई है कि 100 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जैसे ही डेसिमल लगा ये क्या हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 100.0 में कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये सब चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सब कुछ बताया है एनसीईआरटी ने। तो मैंने अपने मजे के लिए नहीं करवाया है तुम्हें, ये मैंने अपने मजे के लिए तुम्हें नहीं करवाया है, ठीक है ना, कि अरे सर आपने अपना शो ऑफ करने के लिए करा दिया। राउंड ऑफ करने का पूरा तरीका, राउंड ऑफ करने का पूरा तरीका, एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए डायमेंशन एनालिसिस में, 1 इंच इतना होता है तो उसको सेंटीमीटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितने सेकंड्स होते हैं 2 दिन में, 2 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको ही पता है 2 दिन को किस में कन्वर्ट करिए, घंटे में, घंटे से किस में कन्वर्ट किए, टाइम में। अब उसके हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे होता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने कर लिया हुआ है। अब ये सारे आप एनसीईआरटी का पीडीएफ, जिनके पास भाई एकदम लगता हो कि नहीं भाई अब एनसीईआरटी नहीं खरीद सकते, आप एनसीईआरटी की पीडीएफ से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहां तक मतलब हमने जितना सोचा है, जितना आपको इसमें कराया जाए, एएमयू क्या होता है, आप तो एएमयू के साथ अब खेल सकते हो आप लोग, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास, अब ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, देख लो। एनसीईआरटी में देख लो, यू में दिया हुआ है, निकाल दो। ये देखना, मोल कॉन्सेप्ट में ये सारा कुछ, परसेंटेज कंपोजिशन किसको बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन किसको बोलते हैं, ये बता दिया है, ठीक है। हाँ चलिए, एक चीज रहती है उसको हम लोग बात कर लेंगे। ये देख लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किस दिन हो सकता है डायरेक्ट पूछा जाए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के दिया जाए। एनसीईआरटी में देखो, एम्पेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए स्टेप वाइज ये सब बातें की गई हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। स्टोइकोमेट्री एनसीईआरटी ने देखो यही 3-4 लाइंस लिखी हैं, एनसीईआरटी ने 22.7 पे आ गया, देख लो 22.7 एनसीईआरटी में दिख रहा है 22.7। अब वो 22.4 नहीं ले रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 22.4 नहीं ले रहा, इसीलिए 22.7 मैंने ही बताया था कि याद रखना 22.7 आ जाएगा। नई वाली एनसीईआरटी में आपको 22.7 दिख जाएगी, 22.7 दिख जाएगी। बाकी देखो यहां तक लिमिटिंग रिएजेंट तक आप कर सकते हो, मतलब ये पेज नंबर जो है 20 तक आप पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 20 तक आप आराम से कर सकते हो, पेज नंबर 20 तक आप आराम से कर सकते हो। मैं होमवर्क में लिख भी देता हूं भाई। एक मिनट, रीड एनसीईआरटी टिल एनसीईआरटी, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले 11 तक, लेकिन हाँ पेज 1 to 20 एक बार पूरा पढ़िएगा।
एनसीईआरटी के अंदर जो होमवर्क है, एनसीईआरटी के अंदर जो होमवर्क है, एनसीईआरटी होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज का होमवर्क एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये देखिएगा, ये सिर्फ ये देखो यहां पर सिर्फ 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा है, उसमें से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैं बता चुका हूं, मास परसेंटेज, मास बाय मास, 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन, ये सब बातें कर रहा है, ठीक है। अब देखो लिमिट ये छोड़ो अपने पास, ये निकाल लोगे तुम, ये जो इतना गंदा गंदा एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे ना तो उसका सॉल्यूशन देख के हंसी आएगी कि अभी क्या करना है, ये क्या ही चीज होती है, ठीक है। ये मोलारिटी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है। डाइल्यूशन और ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। ये समरी हो गया, एनसीईआरटी का होमवर्क देना था ना एनसीईआरटी में, अबे कहाँ गया, हाँ चलो एनसीईआरटी में। अब कैलकुलेट द एक्सरसाइज की क्वेश्चंस देखोगे, मोलर मास बताइएगा, तो मोलर मास का यूनिट आपको पता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, आप बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। ये एक 1.5 नहीं कर सकते, 1.5 अभी मोलारिटी वाला मैंने नहीं किया है, मोलारिटी वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, तो मोलारिटी वाला नहीं करना है। 1.4 कर सकते हैं, 1.5 नहीं कर सकते आप लोग अभी। 1 पॉइंट देखिए एनसीईआरटी में ये वाला भी 1.5, 1.6 अभी रहने दीजिएगा। हाउ मेनी कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये सब चीजें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास परसेंटेज दिया है, एबंडेंस दिया है, मोलर मास कर सकते हैं, मोलर मास कर सकते हैं, 3 मोल्स में कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये बता दीजिए। ये 1 मिनट, एक्सेप्ट ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट 1.5, 1.6, 1.11, इसको नहीं करना है एनसीईआरटी में। आप देखेंगे 1.11 भी अभी आप नहीं करेंगे, 1.11 भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बहुत प्यारा सा, लेकिन अभी 1.12 भी नहीं होगा तुमसे, 1.11, 1.12, 1.12 ये आप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आज होमवर्क में डीपीपी के बाद आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो एनसीईआरटी में, ये देखना, जो यूनिट कन्वर्जन जानते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किस दिन मौका मिला, एसआई यूनिट ऑफ मास, ये देख लो, प्रीफिक्स सफिक्स मैच करने का, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, कंटामिनेशन। 1.17 भी अभी नहीं हो पाएगा, 1.17 भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एनसीईआरटी में है, आपको पता होना चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने का भी क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, राउंड ऑफ करने का भी क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, राउंड ऑफ करने का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं, ये देखिए, ये देख लीजिए। आज जो यूनिट डायमेंशन बता रहा हूं ना एनसीईआरटी में, 1 किलोमीटर हाउ मच मिलीमीटर, हाउ मच पिकोमीटर, 1 मिलीग्राम हाउ मच केजी, हाउ मच नैनोग्राम, 1 मिलीलीटर, ये लीटर। कल जिन्होंने डीपीपी अटेम्प्ट करी होगी उनको ये क्वेश्चन दिखा होगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपको। लाइट की स्पीड दी है, टाइम जो दिया गया है वो नैनो सेकेंड में दिया गया है, निकालते रहिए। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा नहीं है। 1.25 नहीं कर सकते अभी आप, 1.25 नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का है, 1.25 नहीं कीजिएगा। ये रिएक्शन है, रिएक्शन का आप कर सकते हैं वाटर वेपर के साथ क्या होता है। ये बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में, ग्राम को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, केजी में और इन सब में। किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं ये कर सकते हो। 1.29 नहीं कर पाओगे आप, 1.29 नहीं कर पाओगे। ये देखो 1.31 की बात कर रहे हैं, 1.31 का देख लो, 1.31 का देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है किसका मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, तो आपको लगता हो 1.29 भी नहीं कर सकते अभी आप, ठीक है। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो बोल रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ा रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक ये है। आर्गन, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, आपको कराया गया है इस तरह क्वेश्चन, क्लास में जाइए सारा कुछ। अभी 1.35 नहीं कर सकते आप अभी, 1.35 प्लस लास्ट क्वेश्चन 1.35। बाकी आप सारे के सारे जो 37 क्वेश्चंस हैं, जितने भी 37 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के 36, ये 36 में से सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। 36 में से ये 5-6 क्वेश्चन छोड़ के बाकी कितने, 7 क्वेश्चन, 36 में से 8 क्वेश्चन, 36 में से 8 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो एनसीईआरटी से।
एनसीईआरटी में पेज नंबर 1 से लेकर 20 तक पढ़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका बचता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बाकी डेफिनेशन पढ़ोगे मजा आएगा, डेफिनेशन देखोगे मजा आएगा, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ो, चीजों को देखो कि हाँ यार क्या होता है। मॉड्यूल से होमवर्क है, मॉड्यूल में भी सब कुछ कर सकते हो। मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल का होमवर्क ये है भैया, चैप्टर अब मेरी तरफ से, मेरे लिए मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन सब एक चैप्टर है, मैं एक बार में खत्म करूंगा। मेरे लिए पता है कौन कौन सा चैप्टर एक है, मैं पहले बता दूं, किसी को लग रहा हो कि सर चैप्टर खत्म हो गया, बस कहने के लिए नाम का चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस और स्टेट्स ऑफ मैटर, मैं इन तीनों चैप्टर को एक मानता हूं। इसकी चीज कब कहां आ जाएगी, कब कौन कहां मिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये तीनों चीजें मेरे लिए एक हैं, मैं एक यूनिट की तरह इसको डील करूंगा। तो आपसे मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, ये खत्म हुआ, ये बगल में ये चालू हो जाता है। कल सॉल्यूशन का भी पीडीएफ दिखाऊंगा, आपको लग जाएगा कि जहां पर ये छोड़ेगा वहीं पर वो स्टार्ट होगा। मॉड्यूल का होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 1 ऑल टॉपिक्स कर सकते हैं, ऑल टॉपिक के होमवर्क कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप कंसंट्रेशन टर्म छोड़ दीजिए। 2 दिन में आपका कंसंट्रेशन टर्म कल चालू होगा, कल परसों में हम लोग कर भी लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कल परसों में कंसंट्रेशन टर्म हो भी जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होमवर्क करिएगा। एनसीईआरटी के होमवर्क कभी भी उसके फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कभी भी उधर से पूछे जा सकते हैं। मेरे से कोई पूछेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए, मैं नहीं पढ़ा सकता, फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है। हाँ, आप जरूर पढ़िए, उसके क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जो क्लास में कराया जाता है, अगर आप क्लास अच्छे से करते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आएगी। आज बेसिक मैथ्स भी अपना फिनिश हो चुका है, बेसिक्स भी सारे खत्म हो चुके हैं। अब अगली क्लास से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और सॉल्यूशन चैप्टर चालू करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो मॉड्यूल भाई ले लो यार, अगर हो सकता है तो मॉड्यूल ले लो, कोई भी किताब ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर सिलेबस में ही है, बस बताया नहीं जा रहा, चुपके से है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे यार बस हो गया, अब धीरे धीरे हम लोग सब लोग इस फॉर्म में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इस क्लास में बैठे हैं वो नीट 2025 के लिए हैं, हम ये मान रहे हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। अगली क्लास में देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ, और उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग आगे लेके जाएंगे, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो पक्का पहला चैप्टर धीरे धीरे करते करते निकल गया भाई, देख लो। जब तक तुम रीनीट कर रहे थे, पता चला हमारा जब 8 जुलाई को टाइम आएगा, जब रीनीट के लिए सही सही में कुछ अप्लाई होगा, तब तक हमारा 3-4 चैप्टर तो यही पर रिवीजन हो चुका होगा। जो रीनीट वाले होंगे वो भी यहाँ रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के आराम से कर सकते हो। 3.0 बेटा 3.0 आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, आदत बैकलॉग की रहेगी तो वहां पे भी हो जाएगा। उसके 4.0 भी आता है बेटा, ठीक है, 5.0 भी आता है, 6.0 तक आता है। आप जब तक चाहेंगे तब तक बैकलॉग क्रिएट करते रहिए, पीडब्ल्यू आपके हमेशा साथ रहेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कल परसों में 2 दिन में हो जाएगा, डोंट वरी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 2 दिनों में हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलिए मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, एंजॉय करते रहिए।